अध्याय 3381 अज्ञात शक्ति। जब हान सेन को जीरो मिली तो वह और लिटिल एंजल शेफ ड्रैगन लेडी से खाना बनाना सीख रही थी। दोनों बहुत गंभीर लग रही थी। हान सेन को यह नज़ारा देखकर बहुत अच्छा लगा। जब भी वो कभी कभार वापस आता तो हमेशा जीरो और लिटिल एंजल ही उसकी देखभाल करती थी। ये सोचकर उसका दिल पिघल गया। जब तीनों लड़कियों ने हान सेन को देखा तो ड्रैगन लेडी शेफ ने उसे बुलाया। हान सेन ने जीरो से बात की और उसे समझाया कि वह वहां क्यों आया था। ड्रैगन लेडी ने कहा, तुम्हें इसके लिए जीरो को ढूंढने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बस मुझे ढूंढना है, मैं लोगों को मारने में माहिर हूं। हान सेन ने उसकी आंखों में चमक देखी। उसने सोचा, मैं बस यही चाहता हूं कि जीरो मुझे थोड़ा सा काट ले, वो मुझे मार डालेगी। ड्रैगन लेडी हान सेन को ट्रेनिंग यार्ड में ले जाने को लेकर बहुत उत्साहित थी। खाना बनाना ड्रैगन लेडी का दूसरा सबसे पसंदीदा काम था। उसका सबसे पसंदीदा काम था अपने शिकार को पकड़ना। हान सेन एक बेहतरीन शिकार साबित हो सकता था। जब हान सेन ने प्रशिक्षण यार्ड में प्रवेश किया तो लिन फैंग, तान जेनलियू, किन हुआन, हुआंगफू जिंग और यी डोंग म्यू सभी पहले से ही वहां मौजूद थे। लिन फैंग और यी डोंग म्यू लड़ाई के बीच में थे। लिन फैंग की ताकत निश्चित रूप से रक्षात्मक थी, जबकि यी डोंग म्यू पूरी तरह से आक्रामक था। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लड़ रहे थे। ये देखना बेहद रोमांचक था। हान सेन ने देखा कि उनकी शक्तियां छिपी हुई थी और पूरी तरह से प्रकट नहीं हो रही थी। वो जानता था कि उन्होंने पहले ही दुनिया को तहस नहस कर दिया है। हान सेन को आते देख यी डोंग म्यू और लिन फैंग रुक गए। ड्रैगन लेडी ने बताया कि क्या हो रहा है और वो चाहती है कि यी डोंग म्यू और लिन फैंग उसे अखाड़ा दे दें। यी डोंग म्यू की आंखें चमक उठी। उसने हान सेन से पूछा, क्या तुम मार खाना चाहते हो? अगर यही चाहते हो तो मुझसे आकर क्यों नहीं पूछा? मैं लोगों को मारने में माहिर हूं। तान जेनलियू ने आकर कहा, मुझे ही यह करना चाहिए। तुम्हारे हुनर बहुत ही जबरदस्त है। अगर तुमने सैन म्यू को मार डाला तो बहुत बुरा होगा। हाल ही में मैं चाकू चलाने का अभ्यास कर रहा हूं। मैं अपने चाकू को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम मरोगे नहीं। तुम घायल जरूर होगे, लेकिन विकलांग नहीं होगे। किन शुवान और हुआंगफू जिंग की आंखें भी चमकती देखकर हान सेन बहुत उदास हो गया। ये आदमी क्या कर रहा है? मुझे तो बस कुछ वार चाहिए थे और ये मुझे मारना चाहते हैं। जाओ जाओ जाओ, तुम सब पीछे से कतार में खड़े हो। मैं उसे यहाँ लाई हूँ। मुझे ही पहला झटका मिलना चाहिए। ड्रैगन लेडी ने यी डोंग म्यू और तान जेनलियू को धक्का देकर दूर धकेल दिया। वो चिल्ला रही थी। हान सेन ये सुनकर उदास हो गया। चूंकि वह वहां था इसलिए वो वहां से जाना नहीं चाहता था। इसलिए वो ट्रेनिंग यार्ड में चला गया। यी डोंग म्यू और तान जेनलियू बाहर से देख रहे थे। उन्होंने हान सेन को ड्रैगन लेडी के पास जाते देखा। ड्रैगन लेडी हान सेन को देखकर मुस्कुराई। उसने हवा से कोई चीज उठाई जो चाकू जैसी लग रही थी और उसके हाथों में एक शक्ति प्रकट हुई। उसने हान सेन से कहा, बताओ, मैं तुम्हें कहाँ काटना चाहूंगी? जहां भी, बस मेरे हाथ पर कुछ बार काट दो। ज्यादा गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा निशान है। हान सेन ने ड्रैगन लेडी की उपस्थिति को फूटते देखा, मानो वो उसकी आंत फाड़कर उसकी जिंदा खाल उधेड़ देना चाहती हो। उसे तुरंत ठंडा पसीना आ गया। ठीक है, मैं पहले तुम्हारा कंधा काटूंगी। ड्रैगन लेडी के ऐसा कहने के बाद उसका कटलरी चाकू हान सेन की बाह की ओर बढ़ गया। इतने लंबे समय में ड्रैगन लेडी के चाकू चलाने के कौशल निखर गए थे। उसके उत्थान की सबसे खास बात यह थी कि अब वह दुनिया को तोड़ सकती थी। उसकी शक्तियां और गति बढ़ गई थी। जब वह नीचे वार करती थी तो उसकी गति इतनी तेज होती थी कि चाकू का आकार भी नजर नहीं आता था। हालांकि हान सेन चाकू के निशान का पता लगा सकता था, फिर भी वो चौंक गया। ड्रैगन लेडी बहुत ताकतवर थी। वो सिर्फ उसका हाथ नहीं काटने वाली थी, वो जो कर रही थी वो एक बड़ा सा घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका हाथ ही काट डालेगी। अगर ये पहले होता तो हान सेन को ऐसे हमले की परवाह नहीं होती। इससे बचना आसान होता। अब हान सेन आने वाली शक्ति को महसूस या भांप नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो इस हमले से बच पाएगा या नहीं। हान सेन आगे बढ़ा। वो अपनी सोच से भी ज्यादा तेज चला। उसने ड्रैगन लेडी के चाकू को चकमा दिया, जो उसके कब्जों के बहुत पास आ गया था। हान सेन को चाकू से बचते देख ड्रैगन लेडी ने फिर से वार किया। हान सेन की चाल में जरा भी ताकत नहीं थी। उसकी गति उतनी तेज नहीं लग रही थी, लेकिन वह उसके सभी हमलों को चकमा देने में कामयाब रहा। ड्रैगन लेडी का कटलरी चाकू ठंडा और चमकदार था। ऊपर से नीचे तक वह हान सेन की आस्तीन को छू भी नहीं पाए। रुको! ड्रैगन लेडी जल्दी में लग रही थी। उसके बाएं हाथ में एक कांटा था।
वो उससे हान सेन को छेदने की कोशिश कर रही थी। वह हान सेन को हवा में उछाल देना चाहती थी। हान सेन का शरीर कांटे से जमा नहीं था। वो अब भी उसे आसानी से चकमा दे पा रहा था। ड्रैगन लेडी का कांटा हान सेन के शरीर पर कुछ भी असर नहीं कर पा रहा था। ड्रैगन लेडी ने दांत पीस लिए। उसकी आवाज में एक पुरानी गर्जना थी। उसकी पीठ के पीछे कई हथियार दिखाई दिए। उसके पास चुनने के लिए हथियारों का एक पूरा चक्र था। प्राचीन काल में हथियारों का इस्तेमाल लड़ाई के लिए नहीं बल्कि शिकार के लिए किया जाता था। सैनिकों को खाने की ही जरूरत होती थी। ड्रैगन लेडी ने हान सेन पर हमला करने के लिए हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। उसके हाथों में मौजूद हथियार रहस्यमयी थे। उसके कौशल बेहद अजीब और क्रूर थे। हर हथियार की अपनी खास और अनोखी शक्तियां थीं। चाहे ड्रैगन लेडी का कौशल कितना भी उग्र क्यों ना हो और चाहे उसने कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, वो हान सेन को परास्त करने में असमर्थ थी। हान सेन का शरीर मानो तूफान सा था, हमला करता और भागता हुआ। वह हमेशा ड्रैगन लेडी की कोशिशों से बचने के लिए बस इतना ही कर पाता था। हान सेन को भी यह अजीब लगा। अब उसे यह एहसास ही नहीं रहता था कि वो कब या कब शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। फिर भी जब भी उसे जरूरत होती, उसके पास जरूरी शक्ति और गति होती। हर बार यह सटीक मात्रा में होती थी। यह एहसास बेहद अजीब था। हालांकि हान सेन को इस बारे में और वह किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, इस बारे में यकीन नहीं था। फिर भी उसे एक बात पक्की पता थी, उसका शरीर खराब नहीं हुआ था। उसके पास अभी भी एक शक्तिशाली शक्ति थी, बस उसे उसका अस्तित्व महसूस नहीं हो रहा था। मुझे इजाजत है। ड्रैगन लेडी को अपनी सारी तरकीबें आजमाते हुए और फिर भी हान सेन को चोट पहुंचाने में नाकाम होते देख यी डोंग म्यू सीधे प्रशिक्षण प्रांगण में घुस गया। उसके हाथ में एक चाकू था, लेकिन उसने उसे निकाला नहीं। हर कदम के साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। वह तेजी से हान सेन के पास गया और ठंडे स्वर में बोला, मेरी ब्रेक वर्ल्ड शक्तियां पूरी गति पर आधारित है। जब मेरा चाकू निकाला जाता है तो लोग मर जाते हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ड्रैगन लेडी एक कोने में पीछे हट गई। यी डोंग म्यू हान सेन की ओर ऐसे बढ़ा मानो वह कोई समुद्र हो जिसमें भयानक लहरें उठ रही हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगले ही पल यी डोंग म्यू का चाकू म्यान से बाहर आ गया। लिन फैंग और बाकियों को लगा कि चाकू की हवा बहुत दमघोटो थी, मानो किसी अदृश्य चाकू ने अभी अभी उनका गला रेत दिया हो, लेकिन उन्होंने चाकू की रोशनी नहीं देखी। लोग हैरान थे। यी डोंग म्यू का चाकू बहुत तेज था और वे उस आदमी को देखकर ही महसूस कर सकते थे कि चाकू उनका गला काट रहा है। वे हान सेन की स्थिति से वाकिफ नहीं थे, इसलिए वे यह नहीं बता सकते थे कि वो चाकू रोक पाएगा या नहीं। हान सेन ने उसे रोकने की कोई योजना नहीं बनाई थी। उसका शरीर बस हवा की तरह जो दिख रहा था, उसके पीछे चल रहा था। वो धीरे धीरे पीछे हट गया। यी डोंग म्यू का चाकू तेजी से आ रहा था, लेकिन चूक गया। इससे यी डोंग म्यू भी चौंक गया। सदमा कम होने के बाद यी डोंग म्यू के हाथ बार बार चाकू के वार से बेकाबू हो रहे थे। चाकू का हर वार पिछले वार से तेज था। वार इतने तेज थे कि हवा का रंग भी बदल रहा था, मानो अनगिनत हवा के ब्लेड नाच रहे हों। फिर भी एक भी हान सेन के कपड़ों की आस्तीन को नहीं हिला सका। मुझे करने दो। हुआनफू जिंग शांत लग रही थी। जब वो युद्ध के मैदान की ओर बढ़ी तो अचानक उसका टेलीपोर्ट हो गया और वह हान सेन के पीछे प्रकट हो गई। उसने अपने पैरों से उसके कंधों पर वार करने की कोशिश की। हान सेन अपनी डोमशुआन आभा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसे ये पता नहीं चल पा रहा था कि हुआनफू जिंग पीछे से उसके साथ क्या करने की योजना बना रही है। हान सेन फिर भी किसी तरह देख पा रहा था कि हुआनफू जिंग पीछे से क्या करने की योजना बना रही है। वो उसकी हर हरकत देख पा रहा था। उसका शरीर क्षैतिज दिशा में चला गया। उसने हुआनफू जिंग के हमले के प्रयास को टाल दिया। हुआनफू जिंग को लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। उसने वार नहीं किया। वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गई। वह हान सेन के पास आई और उसे फिर से अपने पैरों से मारने की कोशिश की। हान सेन पीछे नहीं हटा। उसने माथा टेका। वो हुआनफू जिंग के पास गया और उसके शरीर का पीछा किया। हुआनफू जिंग के जोरदार हमले काम नहीं कर रहे थे। वह हान सेन पर वार नहीं कर पा रही थी। हुआनफू जिंग मानो जम सी गई। उसका शरीर अचानक उसकी कई प्रतियों में बंट गया। हमला करने के लिए तरह तरह की अलग अलग पोजीशन और एंगल के साथ उसके क्लोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आसमान और जमीन से ऐसा लग रहा था जैसे कई हुआनफू जिंग हान सेन पर हमला कर रहे हों। हान सेन का शरीर हिलता रहा। वो किसी भविष्यवक्ता की तरह था। उसने हुआनफू जिंग के अनगिनत हमलों को नाकाम कर दिया। चाहे वह कितना भी उग्र हो, वो हान सेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। यी डोंग म्यू ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसे हान सेन को एक कोने में धकेलने का सही मौका मिला।
लेकिन हान सेन का शरीर घूम गया। वो उस कोने से बाहर निकल गया जहां से उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था और यी डोंगम्यू के हमलों से बच गया। हुआंगफू जिंग के अनंत टेलीपोर्टेशन हमले और यी डोंगम्यू के चाकू प्रशिक्षण क्षेत्र के हर इंच को कवर कर रहे थे, फिर भी उनमें से कोई भी हान सेन को चोट नहीं पहुंचा पाया। हान सेन बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, हालांकि उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा था और वो जीनो आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसके शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं निखर रही थीं। वो अपनी नई लड़ाई के तरीके का आदी होने लगा था। लिन फैंग और बाकी लोगों ने हमला नहीं किया। हुआंगफू जिंग और यी डोंगम्यू हान सेन पर हमला कर रहे थे, फिर भी वे उसे चोट नहीं पहुंचा पाए। अगर वे भी शामिल होकर हान सेन को चोट पहुंचाने की कोशिश करते तो भी यह बेकार होता। किन शुवान ने जीरो से कहा, जीरो, तुम आओ और इसे आजमाओ। जीरो की शक्तियां कभी चूकती नहीं थीं। अगर कोई हान सेन पर वार कर सकता था तो वह जीरो ही होता। दरअसल हान सेन का जीरो को ढूंढने का पूरा मकसद यही था कि वह अपनी मिथ्या आकाश सूत्र शक्ति का इस्तेमाल करके देखे कि क्या वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसे उम्मीद थी कि इससे उसके शरीर की शक्ति जागृत हो जाएगी। जीरो ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे चाकू हो। वो चुप हो गई और हान सेन पर वार करने की कोशिश करने लगी। जीरो की मिथ्या आकाश सूत्र शक्ति हान सेन की बाह पर टूट पड़ी। वो उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। मिथ्या आकाश सूत्र में कारण शक्ति थी, इसलिए चाहे वो कहीं भी मारा जाए वो एक जैसा ही रहेगा। जीरो ने वार किया। हान सेन के दिल में किसी तरह का अलार्म बजा। उसके हाथ कट गए। इससे एक डिंग और चटकने जैसी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे हान सेन के हाथ ने कोई शीशा तोड़ दिया हो। नकली आकाश की शक्ति बेकार है। तुम्हारा शरीर ठीक है, ये बहुत मजबूत है। तुम हमें ये क्यों बता रहे हो कि तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा? तुम बस हमें ईर्ष्यालु बनाने की कोशिश कर रहे हो। तांग जेनलियू गुस्से से बोल रहा था। मैं सचमुच अपने अंदर किसी शक्ति का प्रवाह महसूस नहीं कर पा रहा हूं। जब मैं लड़ रहा था और आपकी शक्ति से प्रभावित था, तब ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। फिर भी ये सिर्फ मेरी प्रतिक्रिया है। मैं अपने अंदर किसी शक्ति का प्रवाह महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं शक्ति का इस्तेमाल करके भी जवाबी हमला नहीं कर पा रहा हूं। हान सेन ने अपने शरीर को टटोलने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने लड़ना बंद कर दिया। उसे अपने शरीर में कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। यह एक सामान्य शरीर जैसा ही था। हान सेन ने कुछ परीक्षण किए। उसने देखा कि उसका शरीर एक दर्पण जैसा था। प्रतिद्वंद्वी जितना शक्तिशाली होता, हान सेन उतनी ही अधिक शक्ति से प्रतिक्रिया करता। अगर प्रतिद्वंद्वी कमजोर होता तो हान सेन का शरीर प्रतिक्रिया में विस्फोटक शक्ति नहीं छोड़ पाता। इसलिए हान सेन वास्तव में अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अगर प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह केवल गुंडों के लिए आरक्षित शक्तियों का ही इस्तेमाल कर सकता था, बशर्ते वह उससे लड़े। यहाँ क्या हो रहा है? हान सेन को समझ नहीं आया कि उसका शरीर कैसे इस स्थिति में बदल गया। हान सेन इन बदलावों से खुश नहीं था क्योंकि उसका शरीर शक्तिशाली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे ज्यादा शक्तिशाली प्रतिक्रिया पाने के लिए मजबूत दुश्मनों की जरूरत थी। अगर उसे कमजोर लोग मिलते तो वो उचित प्रतिक्रिया देता। वो अपने विरोधियों से सिर्फ बराबरी ही कर सकता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके शरीर में ऐसा बदलाव क्यों आया है। हान सेन को मिस्टर वाइट के जवाब का इंतजार करना पड़ा। हान यूफेई के बारे में हान सेन उसके पास वापस जाने की योजना नहीं बना रहा था। उसका दृढ़ विश्वास था कि हर शोधकर्ता पागल है। मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मेरे पास कोई जीनो आर्ट नहीं है। मैं अभयारण्यों में वापस नहीं जा सकता। मुझे लिटिल फ्लावर से वहां ले जाने के लिए कहना होगा। हान सेन लिटिल फ्लावर को ढूंढने चला गया। अचानक आसमान में एक चमक दिखाई दी। जीनो टैबलेट पर कुछ बदल गया। 31वें आकाश के नेता वांग युहांग हान सेन ने देखा। जीनो टैबलेट कुछ शब्दों से चमक रहा था। 31वां आसमान भी चमक रहा था। एक नया नेता अभी अभी उभरा था। हान सेन बहुत खुश हुआ। छोटे चाचा मरे नहीं है, और तो और वे 31वें आसमान के नेता है। वांग युहांग 31वें आसमान पर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। हान सेन उसे ढूंढने जाना चाहता था। सोचने के बाद उसे लगा कि कहीं वह गॉड कैओस पार्टी और किन शियू का ध्यान अपनी ओर न खींच ले। इससे वांग युहांग की मौत भी हो सकती थी, इसलिए उसने उसे ढूंढने से परहेज किया। वांग युहांग को नेता की कुर्सी पर बैठा देख हान सेन बहुत खुश हुए। स्पेस गार्डन के सभी लोग भी इस पर बहुत खुश थे। कुछ ही देर बाद एक साया अंतरिक्ष को चीरता हुआ वहां पहुंचा। वो एक चमकदार बाइक चला रहा था। वह वांग युहांग था। छोटे चाचा, आप दिलचस्प है। 31वें आकाश नेता, है ना?
तांग झेनलियू ने हंसते हुए कहा, आपने जीनो ब्रह्मांड में मानवता के लिए बहुत प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है। वांग युहांग काफी उदास लग रहा था। बकवास बंद करो, मैं तो लगभग मर ही गया था। क्या हुआ? सबने उससे पूछा कि क्या हुआ। वांग युहांग बोलना चाहता था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने आगे कुछ नहीं कहा। वह हान सेन के पास गया और उसे एक तरफ खींच लिया। सान म्यू, इधर आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वांग युहांग द्वारा एक तरफ खींचे जाने के बाद हान सेन ने पूछा, क्या है छोटे चाचा? वांग युहांग ने चारों ओर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है। उसने अपना चेहरा हान सेन के पास किया और धीरे से पूछा, सान म्यू, क्या तुम किसी बहुत खूबसूरत औरत को जानते हो? हान सेन को लगा कि वांग युहांग की बात ठीक से नहीं चल रही है, इसलिए उसने जवाब दिया, छोटे चाचा, मैं कई खूबसूरत महिलाओं को जानता हूँ। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वांग युहांग ने तुरंत कहा, एक खूबसूरत महिला जिसे आप जानते हैं वो आसमान तोड़ सकती है। क्या आपका मतलब उस महिला से है जिसके पास नेता बनने की शक्ति है? हान सेन ने पूछा। उससे भी ज्यादा। जब मैं 31वें आसमान में फंसा था तो उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई थी। मैं लगभग वापस नहीं लौट पा रहा था। उसने कहा था कि उसने मुझे तुम्हारे लिए जीने दिया। ये दयनीय था। वांग युहांग को गुस्सा आया। वो कैसी दिखती थी? तुमने क्या किया? हान सेन ने उत्सुकता से वांग युहांग को देखा। वांग युहांग को गुस्सा दिलाने के लिए उस औरत ने जरूर कुछ बहुत ही क्रूर काम किया होगा। मुझे नहीं पता कि वो कैसी दिखती है क्योंकि उसने सफेद मुखौटा पहना हुआ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसने कहा कि वह तुम्हारी दोस्त है। मुझे नहीं पता कि वो असली दोस्त थी या नहीं। जब मैं 31वें आसमान का नेता बना, तब भी वो 33 आसमानों में आजादी से घूम सकती थी। उसकी शक्तियां वाकई डरावनी है। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें 33 आसमानों में वापस नहीं आना चाहिए। मैं 33 आसमानों में क्यों नहीं जा सकता? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसने कहा कि तुम 33 आसमान में दोबारा नहीं जा सकते। वांग युहांग ने कहा, अगर तुम्हें जाना ही है तो कम से कम बाओ एर को वहां लाना होगा। उसने तुमसे और क्या कहा? हान सेन ने पूछा। कुछ नहीं। वांग युहांग ने अपना सिर हिलाया। अगर किसी को बावर के बारे में पता है तो वो शायद बड़ा आकाशीय दानव है। हालांकि हान सेन ने अंदाजा लगा लिया था, लेकिन उसे ये बिल्कुल सही नहीं लगा। अगर वो बड़ा आकाशीय दानव था तो वह बावर को जोखिम में नहीं डालना चाहेगी। उसने वांग युहांग के साथ मिलकर कुछ खोजबीन की, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सका कि वो महिला कौन हो सकती है। इसलिए हान सेन को इस बारे में अपने विचार फिलहाल टालने पड़े। इसके अलावा हान सेन वैसे भी 33 आसमानों में लौटने का इरादा नहीं रखता था। वांग युहांग को विदा करने के बाद उसने लिटिल फ्लावर को बुलाया। वो लिटिल फ्लावर को वापस अभयारण्य ले जाने वाला था। हान सेन को चिंता थी कि कहीं उसका शरीर अभयारण्यों से दूर न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वह अभयारण्यों में था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जीनो ब्रह्मांड में है। कोई अंतर नहीं था। उसका शरीर अभयारण्यों के साथ आसानी से तालमेल बिठाने में सक्षम था। वापस अभयारण्यों में मुझे अभयारण्यों से कोई घृणा नहीं होगी। जीनो ब्रह्मांड के दबाव के आदी हो जाने के बाद अभयारण्यों में वापस जाने पर मुझे थोड़ा हल्कापन महसूस होगा। अभी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। हान सेन जानता था कि उसका शरीर सामान्य नहीं है। वो लिटिल फ्लावर के साथ कैओस और बाओ एर को ढूंढने निकल पड़ा। वह देखना चाहता था कि बाओ एर कैसा है, और वह चाहता था कि कैओस भी देखे कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ है। नन्ही सी फूल, पापा। बाओ एर उन्हें देखकर खुश हुई। उसने जाकर दोनों के हाथ पकड़ लिए। आह, यह मेरा छोटा बाओ एर है। बताओ, तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है? हान सेन ने बाओ एर के सिर पर हाथ फेरा। बाओ एर का खुश चेहरा एक पल में ही गायब हो गया। वो उदास सी बोली, कुछ नहीं। लौकी की बेल मेरी बात नहीं सुन रही है। काले क्रिस्टल कवच के आकार की अराजकता आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब जीन आपस में मिलते हैं तो प्रगति जरूरी होती है। इन चीजों में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। किन शियाओ के रीबूट क्लास बनने में अभी कुछ समय है। हान सेन के मन में कुछ विचार आए, इसलिए उसने पूछा, हम ये काम किन कसियों के रीबूट क्लास में पहुंचने से पहले क्यों नहीं कर लेते? क्या उसके रीबूट क्लास में पहुंचने के बाद हमारे हारने की संभावना ज्यादा नहीं होगी? कैओस ने समझाया, दरअसल हमें किन शियू के रीबूट क्लास बनने तक इंतजार करना होगा ताकि जीनो प्रोटोटाइप कवच पूरी तरह से संयोजित हो जाए। इस तरह हम उसे नष्ट कर सकते हैं। उससे पहले, अगर हम उसे मार भी दें तो भी हम उसकी आत्मा को पुनर्जन्म लेने से नहीं रोक सकते। उसका अगला जीवन और भी डरावना होगा। हान सेन और लिटिल फ्लावर को समझ न पाते देख कैओस ने आगे बताया,
किन शियू का पिछला जन्म तब था जब वह वू वेई दाओ अल्फा था। वू वेई दाओ अल्फा ने अल्टीमेट एग के नियंत्रण से बचने की कोशिश की थी। सफल होने के लिए उसने भारी कीमत चुकाई। इसने किन शियू की क्षमता को सीमित कर दिया। इस बार अगर किन शियू का पुनर्जन्म होता है तो उसके जीन इतने मजबूत होंगे कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तब तक बिना किसी जीनो प्रोटोटाइप कवच के भी वो अंतिम चरण पूरा कर लेगा। फिर कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अगर जेनो हॉल का नेता किन शियू को मारना चाहता है तो क्या इसका मतलब है कि हम बिना कुछ किए आराम से बैठकर शराब की चुस्कियां ले सकते हैं? हान सेन ने पूछा। आखिरकार उस परेशान करने वाले बूढ़े को पुनर्जन्म लेना ही होगा। जब तक वो ऐसा करता है हम कुछ क्यों नहीं करते? मेरा मतलब है पुनर्जन्म लेने वाली सभी आत्माओं को जेनो हॉल से गुजरना ही होगा। चलो यह न बताएं कि किन कसियू पहले से ही बहुत ताकतवर है। बाओ एयर के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई उसे मार सकता है। अगर वे मार भी सकते हैं तो मुझे शक है कि वे उसकी आत्मा का नाश कर पाएंगे। उसके पास रीबूट क्लास गॉड स्पिरिट ब्लड पल्स है। जब वो पुनर्जन्म लेगा तो उसे जीनो हॉल से नहीं गुजरना पड़ेगा। कैओस ने हान सेन की सोच को नकार दिया। किन शियू कौन है? हान सेन खुद को रोक नहीं सका और यह सवाल दोबारा पूछ बैठा। हान सेन को लगा कि कैओस उसे जवाब नहीं देगा। थोड़ा शांत होने के बाद कैओस ने आह भरी और कहा, मुझे तुम्हें बता देना अच्छा लगेगा। ह्यूमन अल्फा मेरा और बाओ एयर के पिता का परीक्षण विषय है। परीक्षण विषय? हान सेन ने आश्चर्य के भाव से कैओस की ओर देखा। कैओस मुस्कुराया। उस समय मैं और बाओ एयर के पिता जल और अग्नि की तरह थे। वे ईश्वरीय सभा के नेता थे जो ब्रह्मांड पर शासन करते थे और मैं उनकी जगह ब्रह्मांड का नेता बनना चाहता था। हम एक दूसरे को हराने के तरीके ढूंढते रहे लेकिन हर बार बराबरी पर छूटते। हम दोनों में से कोई नहीं जीतता था। ब्रह्मांड हमारी वजह से ही नष्ट हुआ। अगर यह जारी रहता तो हम में से कोई एक जीत भी जाता तो केवल एक टूटा हुआ छिद्रों से भरा ब्रह्मांड ही बचता। हम ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए मैंने और बाओ एयर के पिता ने एक अलग तरीके से लड़ने के बारे में सोचा। हमने शर्त लगाई कि कौन ब्रह्मांड का नेतृत्व कर सकता है। ये किस तरह की शर्त होगी? लिटिल फ्लावर ने जिज्ञासा से पूछा। ब्रह्मांड की शक्ति असीम है, कैओस ने ठंडे स्वर में कहा। हर शक्ति को उसकी पूरी क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। चीजें अजेय भी हो सकती हैं, लेकिन केवल एक ही शक्ति है जो किसी को रचयिता कह सकती है। जीवन बनाना? हान सेन को अचानक समझ आ गया। कैओस ने सिर हिलाया। हाँ, जीवन का निर्माण करना था। मैंने और बाओ एयर के पिता ने शर्त लगाई थी कि हम में से कौन बेहतर जीवन का निर्माण कर सकता है, फिर वो व्यक्ति ब्रह्मांड का नेता होगा। क्या ह्यूमन अल्फा का जन्म ऐसे ही हुआ था? लिटिल फ्लावर भी समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में मैंने और बाओ एयर के पिता ने एक अलग जिंदगी बनाई। हम उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। हम अपने जीन्स की कमियों को दूर करने की कोशिश करते रहे, एक दूसरे को दबाने की उम्मीद में। ये कहने के बाद कैओस की आंखें अजीब सी लग रही थीं। वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा जानते हैं वे तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त या परिवार नहीं होते, वे तुम्हारे दुश्मन होते हैं। जैसे जैसे मैं और बाओ एयर के पिता खोजबीन करते गए, हम एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानने लगे। जितना ज्यादा हम सीखते गए उतना ही हम एक दूसरे की तारीफ करने लगे। इससे एक ऐसा रिश्ता बना जो प्रतिद्वंद्विता का नहीं था। हान सेन ने सोचा, तुम लोग बहुत अच्छे थे। तुम लड़ते झगड़ते सेक्स कैसे कर सकते हो? कोई ऐसा नहीं कर सकता। हान सेन जोर से कहने की हिम्मत तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर उठा। उसने कहा, तुम लोगों ने जीवन रचा है। उनमें से एक ह्यूमन अल्फा था, दूसरा कौन था? ह्यूमन अल्फा को बाओ एयर के पिता ने बनाया था। मैंने जो जीवन बनाया वो डायन थी। कैओस मुस्कुराया और बोला, हालांकि हमारे रिश्ते में कुछ बदलाव आए, लेकिन हम दोनों ही जीतना चाहते थे। इसलिए हमने अपनी शर्त जारी रखी। हम दोनों में से कोई भी ये दांव हारना नहीं चाहता था। फिर हमने जीवन शक्तियों में जीन डाले। हान सेन ने कभी सोचा भी नहीं था कि चुड़ैल इस तरह पैदा होगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतनी सारी चुड़ैलें इतनी डरावनी क्यों थीं। उनके जीन उच्च श्रेणी के थे। कैओस की मुस्कुराहट बंद हो गई। उसने आह भरी और कहा, अब हमें इतना गर्व नहीं है। अगर हम न होते तो ये सब कुछ न होता। अफसोस की बात है कि उस समय हमारा अभिमान आड़े आ गया। हम दोनों में से कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि हम हार गए हैं। हम दोनों में से कोई भी एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहता था। हम लड़ते रहे। हान सेन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, उसके बाद क्या हुआ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार ह्यूमन अल्फा में मेरे और बाओ एयर के पिता के जीन थे। हमने उसमें जो बदलाव किए
उसके साथ वह पहले से ही अस्तित्व में मौजूद सबसे उत्तम जीवन शक्ति बन चुका था, जिसके पास रीबूट शक्तियां और जीनो प्रोटोटाइप कवच शक्तियां थीं। कैओस ने बाओ र की ओर देखा और कहा, जब हमें समस्या का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मानव अल्फा का विकास नियंत्रण से बाहर हो चुका था। यहाँ तक कि मैं और बाओ र के पिता भी मानव अल्फा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। अंततः बाओ र के पिता को ब्रह्मांड को पुनः आरंभ करना पड़ा। कुछ लोग सोचते हैं कि यह मेरे और बाओ र के पिता के बीच का झगड़ा था, लेकिन इसीलिए ब्रह्मांड पुनः आरंभ हुआ था। वास्तव में ये हमारी वजह से नहीं था, ये मानव अल्फा की वजह से था। इसका मतलब है कि बाओ, एर और किन शियू किसी न किसी तरह से काफी मिलते जुलते हैं। उनमें आपके और पिछले गॉड हॉल लीडर के जीन मौजूद है। हान सेन आखिरकार समझ पाया कि किन शियू इतनी ताकतवर क्यों थी और उसमें ब्रह्मांड को फिर से चालू करने की शक्ति क्यों थी। बिल्कुल नहीं, कैस ने कहा। उसमें हमारे जीन हैं, लेकिन उसके जीन पहले से ही बहुत मजबूत थे। हमारे जीन की बदौलत ही वह लगभग पूर्ण बना। बाओ, एर के अलावा किसी और प्राणी में किन शियाओ जितना महान बनने की क्षमता नहीं है। हान सेन स्थिर खड़ा रहा और सोचने लगा, इतने सब के बाद, इतनी सारी मुसीबतों के बाद, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। अब बाओ, एर को ही तुम्हारी गांड साफ करनी है। हान सेन को ये पसंद नहीं आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि कैस को ऐसा क्या हुआ कि उसने उसे यह नहीं बताया कि ह्यूमन अल्फा सबको मारने पर इतना आतुर क्यों था। उफ, पता है क्या, ये सब मुझे बोर करने लगा है। हम साफ तौर पर एक ग्रैंड फिनाले की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए एक बड़ा इनाम पाना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे वो मिलेगा। क्यों? मेरे शरीर के लिए? बदकिस्मती से मुझे यकीन नहीं है कि मैं किसी काम आ पाऊंगा या नहीं। तो चलिए इस बातचीत को छोड़कर 1 मिनट के लिए मेरे बारे में बात करते हैं। काफी निराशाजनक बात है कि मेरे शरीर में एक समस्या है। चूंकि तुम हो, मुझे उम्मीद थी कि तुम देख पाओगे कि मेरे साथ आखिर क्या गलत हो रहा है। हान सेन ने कैस को अपने साथ हुई सारी बातें बता दी। कैस ने हान सेन की छाती पर हाथ रखा। उसने जांच के लिए हान सेन के शरीर में कुछ शक्ति डाली। जब उसका शरीर हान सेन के शरीर से मिला तो वह तुरंत गायब हो गया। हान सेन का शरीर मानो एक अथाह गड्ढा था। उसकी शक्ति कोई धूम मचाने में असमर्थ थी। कैस पहले से कहीं ज्यादा हैरान लग रही थी। वह हान सेन के शरीर को देखती रही। उसने कहा, जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तब से ही अभ्यारण्य, जीनो हॉल और जीनो टैबलेट मौजूद थे। ब्रह्मांड की शक्ति अब कमजोर हो गई है, लेकिन अभ्यारण्यों का स्तर कभी भी जीनो हॉल और जीनो टैबलेट से कम नहीं था। अभ्यारण्यों का उपयोग करके मैंने पाया कि अभ्यारण्यों के विकास मॉड्यूल विशेष थे। जब चीजें फिर से शुरू हुईं तो बाओ, एर को वहां भेजा गया। मुझे उम्मीद थी कि बाओ, एर अभ्यारण्यों में सीखी गई शक्तियों का उपयोग करके बड़ा हो पाएगा। अभ्यारण्यों के अंतिम स्तर के बारे में मुझे नहीं पता। अगर आप अभ्यारण्यों की शक्तियों का इस्तेमाल करके विकास करना चाहते हैं तो यह आसान नहीं है। आप इंसानों को अभ्यारण्यों की सुरक्षा मिलना एक चमत्कारी संयोग था। सिद्धांत के अनुसार अभ्यारण्यों में रहने वाली आत्माएं ही अभ्यारण्यों में जीवन होनी चाहिए थी। आमतौर पर सिर्फ वे ही अभ्यारण्यों में स्तर बढ़ाने का आनंद ले पाते थे। कैस ने हान सेन के शरीर को देखा और कहा, अगर मेरी शक्तियां अभी भी यहाँ हैं, सिर्फ 1% भी, तो मैं आपके शरीर की जांच कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ और ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हान सेन निराश था। अगर कैस यह नहीं बता सकता था कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ था, तो उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी मदद कौन कर सकता था। हान सेन को अभी भी कुछ उम्मीद थी और उसने कैस से पूछा, मेरी स्थिति ऐसी है कि क्या मेरे लिए अंतिम चरण पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है? कैस निश्चित लग रही थी जब उसने कहा, असंभव। अगर तुम वह आखिरी कदम उठाओगी तो तुम्हारे शरीर के जीन ब्रह्मांड की सीमा से ऊपर पहुंच जाएंगे। तुम जो भी करोगे वह ब्रह्मांड के नियमों को प्रभावित करेगा। इससे व्यापक विनाश होगा। ये पहले जैसा शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। जब तुम वानर के साथ मिली तो इस्तेमाल की गई शक्ति लगभग असीमित थी। क्या तुम इसे पहले की तरह महसूस कर सकती हो? हान सेन ने सिर हिलाया। उसकी स्थिति पहले से अलग थी। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कैस ने हान सेन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अभी भी अल्टीमेट एक्ट को नियंत्रित कर सकते हो? हान सेन ने सिर हिलाया। विकसित होने के बाद मैं अल्टीमेट एक्ट की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाया हूं। अभ्यारण्यों में रहने वाले मनुष्यों में किनशियू के जीन हैं। परम अंडा किनशियू को नियंत्रित करने के लिए है। सिद्धांत के अनुसार आप परम अंडे को अवशोषित नहीं कर सकते।
अब आप परम अंडे को महसूस भी नहीं कर सकते। यह अजीब है, कैस ने भौहें चढ़ाकर कहा। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कैस ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह बाओ एयर को लॉकी के बारे में सिखाती रही। हान सेन उसके शरीर की स्थिति पर शोध करने वाला था ताकि उसकी वर्तमान स्थिति को नियंत्रित करने का कोई तरीका खोज सके। कैस एक ऐसी लड़ाई चाहती थी जिसमें बाओ एयर किन शियू को हरा सके। उसने सोचा कि अगर बाओ एयर लॉकी की बेल के साथ मिल जाए तो वह जीत सकती है। जब जीनो टैबलेट की लड़ाइयां आखिरी दौर में थीं, बाओ एयर को सिर्फ किन शियू पर ध्यान केंद्रित करना था। उसे किन शियू के ब्रेक वर्ल्ड जीवों की चिंता नहीं थी। बेशक इसका मतलब था कि बाओ एयर को पहले आकाश का नेता बनना था, इससे पहले कि 33 आकाश दूसरों के कब्जे में आ जाएं। तभी वह जीनो टैबलेट की लड़ाई में हिस्सा ले सकती थी। हान सेन कुछ समय से बनिंग रेड स्काई में नहीं थे। बनिंग रेड स्काई के नेता की भूमिका अब उनसे छीन ली गई थी और 33 स्काइज में नेतृत्व की स्थिति केवल वांग युहांग के पास रह गई थी। मैं बाओ एयर को अकेले किन शियू का सामना करने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे फिर से अपने लिए एक सीट लेनी होगी। हान सेन ने ऐसा करने के बारे में सोचा, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। हान सेन ने अपने शरीर पर बहुत शोध किया, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आई। वह जिससे भी लड़ता, जाहिर है वह ज्यादा ताकतवर होता, लेकिन वह उस ताकत को नियंत्रित नहीं कर पाता था। 33 आसमानों में नेतृत्व के और भी पद भर गए। अब केवल 3 आसमानों में ही कोई नेता पैदा नहीं हुआ था। जब सभी नेता पैदा हो जाएंगे तो जीनो टैबलेट की लड़ाई शुरू होगी। बाओ एयर की प्रगति भी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। बाओ एयर लॉकी की बेल के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थी। उसकी शक्ति प्रबल थी, लेकिन इतनी नहीं कि वह ब्रह्मांड को भेद सके। एक और आसमान जगमगा उठा। प्राचीन शैतान का नाम सामने आया। अब सिर्फ 2 आसमान और बचे थे। नहीं, मुझे एक आकाश जरूर चाहिए। हान सेन अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे अपने लिए एक आकाश जरूर हासिल करना था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह जीनो टैबलेट की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले पाता। हान सेन ने स्काई गार्डन के लोगों को समझाया कि वह क्या करने वाला है। निंग यू, जो हरे और पंखदार कपड़े पहने हुए थी, हान सेन के पास आए और बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके शरीर की उपस्थिति अजीब हो गई थी। हान सेन ने उसकी ओर देखा तो चौंक कर पूछा, क्या तुम्हारे ब्रेक वर्ल्ड जीन्सों तक पहुंच गए हैं? निंग यू ने सिर हिलाया। मेरे सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का विकास पूरा हो गया। हान सेन की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने पूछा, तुम्हारे सुपर गॉड स्पिरिट शरीर के विकसित होने के बाद अब तुम में क्या फर्क आया है? मेरा सुपर गॉड स्पिरिट शरीर एक परम सुपर गॉड स्पिरिट शरीर बन गया है। ये बस ज्यादा शक्तिशाली है, निंग यू ने सहजता से कहा। ये सुनते ही हान सेन के चेहरे पर उलझन सी छा गई। निंग यूए का सुपर गॉड स्पिरिट शरीर हान सेन के मुकाबले सुपर गॉड स्पिरिट शरीर के एक बेहतरीन संस्करण में विकसित हो गया था, जबकि हान सेन का सुपर गॉड स्पिरिट शरीर अब कुछ भी नहीं रह गया था। ये निराशाजनक था। सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी व्यक्ति के कर्म पर निर्भर है, हान सेन ने निराशाजनक रूप से कहा। निंग यू ने हान सेन की ओर देखा जो स्थिर खड़ा था, और पूछा, क्या तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? मैं जा रहा हूं। हान सेन का मन वर्तमान में लौट आया। फिर वह निंग यू के पीछे चल पड़ा। वे अंतरिक्ष से निकलकर 33 आसमानों की ओर दौड़ पड़े। चूंकि 33 आसमानों में केवल 2 खाली परतें बची थीं, इसलिए जिन आसमानों में पहले से ही कोई नेता था, उन्हें भेदना मुश्किल था। आमतौर पर वे उन आसमानों में टेलीपोर्ट हो जाते थे जिनका कोई मालिक नहीं होता था। हान सेन और निंग यू 33 आसमानों की बाधा के पास नहीं पहुंच पाए। ब्रेक वर्ल्ड के कई जानवर हान सेन की तलाश में थे। वे तुरंत दहाड़ते हुए उसके पास आए। मुझे इसका ध्यान रखने दो, निंग यू ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपने पंखदार कपड़ों से एक पंख निकाला। उसे ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों की ओर लहराया। एक सुंदर हरा प्रभामंडल निकला। ब्रेक वर्ल्ड के जिन जानवरों के शरीर ने उस हरे प्रभामंडल को छुआ, वे एक हरे प्रकाश में बदल गए जो विलीन हो गया। पलक झपकते ही ब्रेक वर्ल्ड के 1 दर्जन जानवर नष्ट हो गए। अंतिम ब्रेक वर्ल्ड जीन हवा में तैर रहा था। दृश्य मानो थमसा गया था। उनके पीछे ब्रेक वर्ल्ड के जानवर सदमे में थे। वे सब पीछे हट गए। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि हान सेन पर हमला करे। चलो चलें। निंग यू 33 आसमानों की ओर गई, जो एक बड़े मकबरे जैसा लग रहा था। 33 आसमानों को घेरे हुए ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों ने उनके लिए एक रास्ता बना दिया। बहुत बढ़िया, हान सेन ने अंगूठा दिखाया। निंग यू की शक्ति बहुत डरावनी थी, उसका सुपर गॉड स्पिरिट शरीर बिल्कुल अलग था।
हान सेन सोचने लगा कि किन शुवान और बाकियों का परम सुपर गॉड स्पिरिट शरीर कैसा होगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उनकी संयुक्त शक्तियां कितनी भयावह होंगी। गॉड कैस पार्टी और बाकी सभी पार्टियां तुरंत नष्ट हो जाएंगी। निंग यू ने अपने पंखों से झूला झूला। 33 आसमानों की दीवारें टूट गईं। वह अंदर गया और गायब हो गया। हान सेन निंग यू के पीछे अंदर जाना चाहता था, लेकिन निंग यू के अंदर आते ही अवरोध का अंतर गायब हो गया। हान सेन को ये बात बुरी लगी। उसने अदृश्य दीवार तक पहुंचने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका शरीर किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय उसका कोई दुश्मन नहीं था। हान सेन के पास कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह अदृश्य दीवार को तोड़ पाएगा या नहीं। जब हान सेन अदृश्य दीवार से टकराया तो ऐसा लगा जैसे उसने किसी चीज से टक्कर नहीं मारी। वह सीधा उसमें से निकल गया। ऐसा लगा जैसे कोई बाई सीमा था ही नहीं। पटोंग! हान सेन का शरीर नीचे गिर गया। जब हान सेन जमीन पर गिरा तो उसके गिरने से जमीन में एक विशाल गोलाकार गड्ढा बन गया। हान सेन ने क्रेटर का निरीक्षण किया। उसने पाया कि वह जिस जगह पर था वह बेहद अजीब थी। आकाश में बहुत सारी विशाल चट्टानी वस्तुएं थीं जो घड़ी जैसी लग रही थीं। घड़ियां पत्थरों के आकार की थीं। कुछ बड़ी थीं और कुछ छोटी। छोटी घड़ियां लगभग बेसबॉल के मैदान के आकार की थीं। कुछ बड़ी घड़ियां लगभग किसी ग्रह के आकार की थीं। सुइयां घंटे और मिनट दर्शा रही थीं। जाहिर है वे असली घड़ियां नहीं थीं। वे घड़ी की तरह नहीं चलती थीं। सुइयां अपनी जगह पर अकड़ गई थीं और हिल नहीं रही थीं। हान सेन एक पत्थर की घड़ी पर उतरा था जो एक द्वीप की तरह थी। हान सेन को पता चल गया था कि वह 29वें आसमान में पहुंच गया है। अब सिर्फ 2 आसमान बचे थे जिनका कोई मालिक नहीं था। 29वें आसमान को टाइम स्काई कहा जाता था। जो कुछ वह देख रहा था उससे उसे पता चल गया कि वह अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सही था। हालांकि हान सेन को टाइम स्काई का नाम पता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक कोई नेता क्यों नहीं है। सिद्धांत के अनुसार 29वें आसमान में बहुत से लोगों को प्रवेश मिल जाना चाहिए था, फिर भी कोई नेता अभी तक उभर नहीं पाया था। हान सेन छेद से बाहर आया। वह घड़ी के किनारे तक गया और चारों ओर देखा। उसने अपने आसपास निंग यू को नहीं देखा। उसे ये भी नहीं पता था कि क्या वह भी समय के आकाश में समा गया है। हान सेन इधर उधर देख रहा था, तभी उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। वह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। उसने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। ऊपर उसे एक पत्थर की घड़ी दिखाई दी जो एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार की थी। उस घड़ी के किनारे पर एक आदमी खड़ा था। वह ऊपर से उसे देख रहा था। प्राचीन शैतान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने पहले ही अपने लिए एक आकाश नहीं ले लिया और उसका नेता नहीं बन गए? हान सेन के चेहरे पर प्राचीन शैतान की तरफ देखकर हैरानी का भाव था। प्राचीन शैतान कुछ नहीं बोला। वह नीचे कूद गया और हान सेन के पास आ गिरा। हान सेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन प्राचीन शैतान ने हान सेन को रोकने के लिए एक इशारा किया और कहा, समय नहीं है। अगला समय चक्र शुरू होने वाला है। तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। यहाँ का समय समय की गति को प्रभावित कर सकता है। जब समय चक्र घूमना शुरू करेगा तो समय तेजी से आगे बढ़ेगा। यह उल्टा भी हो सकता है। अगर तुम एक निश्चित समय क्षेत्र में हो तो तुम पर भी इसका असर पड़ेगा। हान सेन को तुरंत एहसास हुआ कि मामला कितना गंभीर है। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, समय कितनी जल्दी बीत जाता है? जब ये धीमा होता है तो ये धीमा हो सकता है, प्राचीन शैतान ने कहा। जब ये तेज होता है तो ये बहुत तेज हो सकता है। एक पल में 1000 साल लग सकते हैं। एक इंसान और उसके जीवनकाल के हिसाब से आप एक सेकंड में घड़ी पर मर सकते हैं। या तो ऐसा होगा या आप विघटित होकर शुक्राणु बन जाएंगे। क्या इससे प्रभावित न होने का कोई तरीका है? हान सेन ने पूछा। कोई रास्ता नहीं है। हर बार जब समय चक्र घूमना शुरू होता है तो गति पिछली बार से अलग होती है। ये सब आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। उम्मीद है आप ऐसे समय क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां समय धीमा हो। प्राचीन शैतान रुका और बोला, या आप टाइम स्काई में एक आकाश घड़ी पा सकते हैं। अगर आप इसे नियंत्रित करने में कामयाब हो गए तो आप टाइम स्काई के नेता बन जाएंगे। मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूं? हान सेन ने पूछा। अगर लोगों को पता होता कि इसे कहां ढूंढना है तो ब्रेक वर्ल्ड के कई जीव यहां फंसते नहीं। प्राचीन शैतान ने कहीं दूर की ओर इशारा किया। वहां एक बड़ा अजगर था जो हीरे की नक्काशी जैसा दिख रहा था। वह चट्टानों के बीच से गुजर रहा था। ये किन शियाओं के दुनिया तोड़ने वाले जानवरों में से एक है, प्राचीन शैतान ने धीरे से कहा।
इसकी दुनिया तोड़ने की दर कम से कम 95% है। पिछली बार जब समय चक्र घूमा था तो इसे समय ने चोट पहुंचाई थी। इसके शरीर के शल्क झड़ गए थे और इसकी दुनिया तोड़ने की दर घटकर 60% रह गई थी। हान सेन को समझ नहीं आया और उसने पूछा, गॉड हॉल लीडर ने मोमेंट गॉड टाइम गॉड स्पिरिट को यहाँ क्यों नहीं भेजा? यह एक समय क्षेत्र का आकाश था। चाहे वह मोमेंट गॉड हो या गॉड कैस पार्टी का इच्छी, दोनों में से किसी को भी ऐसी जगह पर आसानी से नियंत्रण करना चाहिए था। प्राचीन शैतान मुस्कुराया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्थान समय तत्व आकाश है, इसीलिए उन्होंने यहां आने की हिम्मत नहीं की। इसका क्या मतलब है? हान सेन वास्तव में प्राचीन शैतान के सोचने के तरीके को समझ नहीं पाया। प्राचीन शैतान ने कहा, यह समझना आसान है। ये वैसा ही है जैसे कई मशीनें विद्युत चुंबकीय स्पंदों से प्रभावित होती हैं। यहाँ समय अपनी गति बदल सकता है। समय तत्व वाले प्राणियों के लिए ये बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। अगर वे यहाँ लड़ें तो उन्हें इस गड़बड़ी की समस्या का समाधान ढूंढना होगा। अन्य शक्ति तत्व यहाँ उतने प्रभावित नहीं होते, वे यहाँ लड़ सकते हैं। समय तत्वों के साथ आप जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, समय आकाश में आप उतने ही अधिक प्रभावित होंगे। बेशक अगर उनकी समय शक्ति समय आकाश से आगे जा सकती है तो इनमें से कुछ भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। अगर आप समय को नियंत्रित कर पाते तो समय तत्व वाले कुलीन यहाँ प्रभावित नहीं होते, वे अजेय होते। अब किसी के पास ऐसी समय शक्ति नहीं है जो समय आकाश से आगे जा सके। हान सेन समझ गया कि प्राचीन शैतान ने उससे क्या कहा था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे एक पुरानी दादाजी घड़ी की आवाज सुनाई दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आवाज कहाँ से आ रही है। वह बहुत ठंडी लग रही थी क्योंकि वह पूरे समय आकाश में गूंज रही थी। वह बहुत तेज तो नहीं थी लेकिन बहुत दूर तक जा रही थी। समय आकाश का हर प्राणी उस झनकार को सुन सकता था। प्राचीन शैतान ने इधर उधर देखा और कहा, समय पूरा हो गया है। क्या तुम अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहीं रुकने की योजना बना रहे हो? क्या तुम अपनी किस्मत कहीं और आजमाना पसंद करोगे? जहां तुम जा रहे हो मैं भी वहीं जा रहा हूं, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। प्राचीन शैतान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वह एक छोटी पत्थर की घड़ी की ओर उड़ गया। हान सेन उसके पीछे पीछे चला। हान सेन का समय आकाश के बारे में ज्ञान सीमित था। वह ये नहीं बता पा रहा था कि पत्थर की घड़ियां दक्षिणावर्त घूम रही हैं या वामावर्त। प्राचीन शैतान वहां कुछ समय से था, इसलिए वह अब भी ठीक था। हान सेन को अब भी लग रहा था कि इसमें जरूर कुछ अजीब होगा। प्राचीन शैतान पत्थर की घड़ी के ऊपर खड़ा होकर बोला, मेरे पास ज्यादा अच्छे विचार नहीं है। मैं बस अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूं। ये पत्थर की घड़ी छोटी है इसलिए इसका असर उतना तेज नहीं है। बाद में अगर यहाँ समय बहुत तेजी से गुजरता है तो हमें जल्दी से किसी दूसरे समय क्षेत्र में जाना होगा। घंटी अभी भी बज रही थी, बजती ही जा रही थी। वह बहुत दूर थी और सचमुच रहस्यमय थी। कुछ सोचने के बाद हान सेन ने पूछा, क्या ये घड़ी हर घंटे बजेगी? प्राचीन शैतान बोला, तुमने लगभग सही अनुमान लगाया। टाइम स्काई की घड़ी की घंटी समय बताने का एक तरीका है। यह 1 से 12 बजे तक हर 2 घंटे में एक बार बजती है। घंटी बजने के बाद यह एक समय चक्र में चली जाएगी। यह समय चक्र 1 घंटे तक चलेगा और इसमें 11 बार घंटियां बजेंगी। हान सेन कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे किसी चीख की आवाज सुनाई दी। कुछ ही दूरी पर एक अजगर उड़ रहा था। उसका सिर ड्रिल जैसा था। ऐसा लग रहा था कि वह पत्थर की घड़ी ढूंढ रहा था कि किस पत्थर पर रुकना है, लेकिन वह बिना किसी प्रतिबद्धता के चुनता ही जा रहा था। जाहिर है वह काफी हिचकिचा रहा था। वह कहीं रुका ही नहीं। हीरे जैसा विशाल अजगर अभी भी हिचकिचा रहा था। 11 घंटियां बज चुकी थीं। अगले ही पल हान सेन ने पत्थर की घड़ी घूमते हुए देखी। पत्थर की घड़ी की सुई घूमती रही। वह तेज होती, फिर धीमी। जब धीमी होती तो हर ब्लॉक उछलती, जब तेज होती तो पंखे की तरह, मानो पूरी दुनिया घूम रही हो। प्राचीन शैतान और हान सेन ने नीचे रखी पत्थर की घड़ी की ओर देखा। अगर वह पत्थर की घड़ी बहुत तेज चलती तो उन्हें वहां से निकलना ही पड़ता, चाहे वह उल्टी घूमे या सीधी। बेशक जाने से पहले उन्हें समय क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। सौभाग्य से उनके पैरों के नीचे घड़ी की गति सामान्य थी। हालांकि ये थोड़ी तेज थी। ये सामान्य घड़ी से लगभग 2 या 3 गुना तेज थी। यदि वे वहां 1 घंटे तक खड़े रहते तो अन्य लोगों के लिए इसका मतलब था कि वहां 2 या 3 घंटे तक खड़े रहना होगा। हान सेन को राहत महसूस हुई।
जब उसने प्राचीन शैतान की तरफ देखा तो उसने पाया कि प्राचीन शैतान भी अब थोड़ा ज्यादा शांत लग रहा था। जब हान सेन ने हीरे जैसे बड़े ड्रैगन को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। ड्रैगन अब उतना अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत देर से जगह ढूंढ रहा था और उतरने की जगह तय नहीं कर पाया था। अब घड़ी की सुई हवाई जहाज के प्रोपेलर से भी तेज घूम रही थी। सुइयों को ठीक से देख पाना भी मुश्किल था। हीरे जैसे अजगर ने दहाड़ लगाई। वह दूसरे पत्थर की घड़ी वाले इलाके में भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने उड़ना शुरू किया उसका शरीर अजीब सा लगने लगा। वह छोटा होता जा रहा था। हान सेन को एक डरावना दृश्य देखना पड़ा। एक विशालकाय अजगर का शरीर सिकुड़ता हुआ 300 फीट दूर उड़ गया। जो पहले एक विशाल अजगर था वह डायनासोर के आकार का हो गया था। डायनासोर से वह हाथी के आकार का हो गया, फिर मगरमच्छ के आकार का हो गया। कुछ ही देर में वह छिपकली के आकार का हो गया। ड्रैगन पत्थर की घड़ी वाले क्षेत्र से बच नहीं पाया। वह एक क्रिस्टल जैसे अंडे में बदल गया। चूंकि उसका व्यक्तित्व जल्दबाज था इसलिए वह तेजी से उस डरावने उल्टे समय क्षेत्र से निकलकर एक अलग समय क्षेत्र में पहुंच गया। दूसरे समय क्षेत्र में समय बहुत धीरे बीत रहा था। जीन अंडा हवा में तैर रहा था। वह एक बेदाग हीरे जैसा लग रहा था। ये सब देखकर हान सेन को सिहरन-सी महसूस हुई। उसने एक डरावने ब्रेक वर्ल्ड जानवर को अंडे में बदलते देखा। यह देखना बहुत ही चौंकाने वाला था। हालांकि हान सेन के पास भी ऐसी ही शक्ति थी, लेकिन वह समय का तत्व नहीं थी। वह उतना चौंकाने वाला नहीं लगता था। वह बड़ा अजगर एक बेहतरीन जीन प्रजाति थी, प्राचीन शैतान ने कहा। अगर तुम्हें इसमें रुचि है तो समय चक्र के खत्म होने तक इंतजार करो। फिर तुम वहां जाकर इसे ले सकते हो। अगर तुम्हें रुचि नहीं है तो मैं खुद कर लूंगा। हान सेन को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। वह उस तरफ चला गया। इस समय ब्रेक वर्ल्ड के जानवर अब दुर्लभ नहीं रहे। ब्रेक वर्ल्ड के किसी जानवर की दर चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह पूरी तरह से प्रतिभा पर निर्भर थी। दुर्लभ जीन प्रजातियों की ब्रेक वर्ल्ड दर अभी भी बहुत ऊंची थी। समय का पहिया 1 घंटे तक घूमता रहा। अगले 1 घंटे में लोग अपने काम कर पा रहे थे। समय का आकाश अब खतरे का ठिकाना नहीं रहा। चारों ओर अलग अलग घड़ियों वाले क्षेत्रों को देखने पर यह स्पष्ट था कि कुछ क्षेत्र तेजी से नहीं घूम रहे थे। प्राचीन शैतान उनमें से एक की ओर उड़कर गया। वह एक समय घड़ी ढूंढ रहा था। प्राचीन शैतान ने हान सेन की ओर हाथ हिलाया और कहा, तुम और मैं यहाँ आकाश घड़ी देखने आए हैं। हमें साथ काम नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें अभी अलग हो जाना चाहिए। हान सेन ने प्राचीन शैतान का साथ छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। जीन अंडा लेने के बाद वह उसके पीछे चला गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, प्राचीन शैतान, क्या तुमने पहले ही किसी दूसरे आकाश का नेतृत्व नहीं कर लिया है? तुम यहाँ समय आकाश में क्यों हो? मेरे पास एक योजना है और यह मेरी अपनी है। प्राचीन शैतान ने हान सेन को जवाब देने की योजना नहीं बनाई थी। ये देखकर कि प्राचीन शैतान जवाब नहीं देने वाला, हान सेन ने उसे मजबूर करने की कोशिश नहीं की। फिर भी वो वहां से नहीं गया। वो बस चुप हो गया और प्राचीन शैतान के पीछे पीछे चला गया। हान सेन को नहीं पता था कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसका शरीर धीमा था या कुछ और, लेकिन वह महसूस नहीं कर पा रहा था कि समय घड़ी ने उस पर कुछ प्रभाव डाला है। हान सेन को इस बारे में पूरी तरह यकीन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो उस शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था या फिर टाइम जोन वाकई उसके शरीर को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। हान सेन प्राचीन शैतान के पीछे था। वो चुपचाप चलता रहा। जब अगली पत्थर की घड़ी बजी तो खतरा काफी कम हो गया था। अलग अलग क्षेत्रों में समय की गति को विभाजित किया जा सकता था। जब तक किसी के मन में मृत्यु की इच्छा न हो तब तक वह ठीक रहेगा। हान सेन प्राचीन शैतान से पूछना चाहता था कि क्या उसने अवशेषों के लिए बड़ी पाथ गॉड और बड़े आकाशीय दानव से लड़ाई लड़ी थी। अगर वह ये पूछता तो प्राचीन शैतान को पता चल जाता कि वो वहां था। इसलिए हान सेन ने उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। प्राचीन शैतान चलता रहा। आखिरकार उसने कहा, मेरे पीछे पीछे चलना बेकार है। मुझे नहीं पता कि आकाश घड़ी कहाँ है। मैं भी तुम्हारी तरह बस अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा पीछा करने से मुझे बेहतर मौका मिलेगा। हान सेन ने कुछ नहीं किया। वो प्राचीन शैतान का पीछा करता रहा। प्राचीन शैतान चलते हुए बोला, आकाश घड़ी पत्थर की घड़ियों के बीच छिपी हुई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कौन सी आकाश घड़ी है। तुम ऐसे नहीं लग रहे हो कि कोई किसी जगह पर यूं ही आ जाए। तुम यूं ही यहां आकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे। हान सेन प्राचीन शैतान को बहुत अच्छी तरह समझता था। प्राचीन शैतान ने आह भरी और कहा, जो भी हो,
मैं तुम्हें आकाश घड़ी ढूंढना सिखा सकता हूँ। बदले में तुम अब मेरा पीछा नहीं कर सकते। हान सेन ने आंखें मूंदकर पूछा, तुम मेरे पीछे आने से इतना डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पहले से पता है कि आकाश घड़ी कहाँ है? प्राचीन शैतान को बुरा लगा। उसने सिर हिलाया। अगर मुझे पता होता कि आकाश घड़ी कहाँ है, तो मुझे उसे ढूंढने में इतना समय नहीं लगता। मैं बस यह नहीं चाहता कि तुम मेरा पीछा करो। हर बार जब तुम मेरा पीछा करते हो, कुछ बुरा होता है। अगर मैं उसे ढूंढ भी लूं, तो तुम उसे मुझसे छीन ही लोगे। मैं यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद करूं? अगर तुम मेरा पीछा करते ही रहोगे, तो मैं ढूंढना ही बंद कर दूंगा। हान सेन ने अपनी नाक रगड़ी। प्राचीन शैतान सही था। हर बार जब वह प्राचीन शैतान का पीछा करता, तो उसे नुकसान होता। अगर प्राचीन शैतान देखना बंद कर देता, तो हान सेन को कोई फायदा नहीं होता। हान सेन ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि आकाश घड़ी कैसे ढूंढूं। हम दोनों अलग अलग तरीके से अपनी किस्मत आजमाएंगे। पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं एक आकाश का नेता बनकर भी समय आकाश में क्यों आया? क्या यही बात है? प्राचीन शैतान ने पूछा। हाँ, हान सेन ने सिर हिलाकर कहा। प्राचीन शैतान एक पल चुप रहा और फिर बोला, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं टाइम स्काई में नेतृत्व के पद के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ स्काई क्लॉक के लिए आया हूँ। क्या फर्क है? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जाहिर है, एक फर्क है, प्राचीन शैतान ने कहा। जब आपको आकाश घड़ी मिल जाती है, तो आपको नेता बनने की जरूरत नहीं होती। अगर मुझे आकाश घड़ी मिल जाए, तो भी मैं किसी दूसरे आकाश का नेता होने का त्याग करके समय आकाश का नेता बन सकता हूँ। यही सबसे अच्छा परिणाम होगा। तुम आकाश घड़ी के साथ क्या करना चाहते हो? हान सेन ने पूछा। आसमानी घड़ी समय को तेज और पीछे कर सकती है, प्राचीन शैतान ने कहा। मुझे एक काम पूरा करने के लिए इसकी जरूरत है। तुम्हें मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछने की इजाजत थी। मैंने तुम्हें पहले ही जवाब दे दिया है। ठीक है, मुझे बताओ कि आकाश घड़ी कैसे ढूंढूं? हान सेन प्राचीन शैतान को समझ गया, इसलिए उसने पूछना बंद कर दिया। प्राचीन शैतान ने हान सेन को बताया कि आकाश घड़ी ढूंढने के लिए किस दिशा में जाना है। फिर वह चला गया। अलविदा। हान सेन ने प्राचीन शैतान को मित्रतापूर्ण अलविदा कहा। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम फिर कभी न मिलें। प्राचीन शैतान जाते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हान सेन जैसा नहीं था, जो बस चिपका हुआ सा व्यवहार कर रहा था। हान सेन को बुरा लगा। उसने अपने होंठ चाटे। अगर वह प्राचीन शैतान का पीछा कर पाता, तो उसके आकाश घड़ी ढूंढने की संभावना बहुत ज्यादा होती। वह जानता था कि वह उस आदमी को ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। अगर प्राचीन शैतान सचमुच गुस्सा हो गया, तो वह आकाश घड़ी ढूंढ नहीं पाएगा। और तो और, प्राचीन शैतान उसे मार भी सकता था। अब जब प्राचीन शैतान चला गया था, हान सेन ने चारों ओर देखा और एक अलग दिशा में चला गया। प्राचीन शैतान ने उसे एक आसान तरीका सिखाया था। सुनने में तो ये बेवकूफी भरा लगा, लेकिन कारगर रहा। आकाश घड़ी अनगिनत पत्थर की घड़ियों के बीच थी जिनसे वो क्षेत्र बना हुआ था। ध्यान से देखने पर भी कोई भी चीज यह नहीं बता पाती थी कि वो घड़ी आकाश घड़ी है। आकाश घड़ी देखने के लिए हर पत्थर की घड़ी को एक एक करके आजमाना पड़ता था। आकाश घड़ी और साधारण घड़ियां सब एक जैसी दिखती थी, लेकिन आकाश घड़ी की सुइयां पत्थर की घड़ियों की सामान्य सुइयों से अलग थी। उसे बस सुइयों को आजमाना था, फिर वो बता पाता कि कोई चीज आकाश घड़ी है या नहीं। टाइम स्काई में अनगिनत पत्थर की घड़ियां थीं। हर घड़ी की हर सुई को बार बार आजमाना और हर एक को आजमाना, कोई नहीं बता सकता था कि इस कोशिश में कितना समय लगेगा। इसलिए ये सब किस्मत पर निर्भर था। ये लॉटरी जीतने जैसा था। अगर कोई भाग्यशाली होता, तो पहली ही कोशिश में जैकपॉट लग जाता। अगर बदकिस्मत होता, तो अंत तक कोशिश करते रहना पड़ता। हान सेन के पास कोई चारा नहीं था। उसे प्राचीन शैतान द्वारा बताई गई विधि पर ही निर्भर रहना पड़ा। अब सुई घूम रही थी। ये तरीका काम नहीं करने वाला था। उसे कोशिश करने से पहले सुइयों के रुकने का इंतजार करना पड़ा। प्राचीन शैतान ने यहाँ कोशिश नहीं की, इसलिए मुझे यकीन है कि उसने यहाँ पत्थर की घड़ियों को पहले ही आजमा लिया होगा। मुझे कहीं और जाने दो। हान सेन बहुत देर से आया था। उसे नहीं पता था कि जिन पत्थर की घड़ियों के पास वह था, उनका परीक्षण पहले ही हो चुका है या नहीं, इसलिए उसे उन्हें एक एक करके आजमाना पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा कि कुछ ब्रेक वर्ल्ड के जीव एक पत्थर की घड़ी के दूसरी तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। सभा के बीच में जो था, वह नेता था। वह गॉड कैओस पार्टी का एक बुजुर्ग था। हान सेन ने उसे संगठन के खिलाफ आखिरी बड़ी लड़ाई में देखा था। हान सेन, इस बार तुम कहां भागोगे? बुजुर्ग ने हान सेन को भी देख लिया। उसने फौरन कुछ ब्रेक वर्ल्ड जानवरों को हान सेन को घेरने के लिए अपने साथ भेज दिया। हान सेन तेज नहीं भाग सकता था
और भागने के लिए ज्यादा जगहें भी नहीं थीं। भागने के लिए उसके पास सीमित रास्ते भी थे। क्या तुम लोग नहीं जा रहे? हान सेन ने बड़े और ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों की तरफ देखा। उसे उनकी कोई खास परवाह नहीं थी। उसकी युद्ध शक्ति कम थी। जब वह शक्तिशाली शत्रुओं से मिलता तो वह और भी जोर से लड़ता। बड़े और उसके ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों के लिए उसे मारना आसान नहीं होता। हमारा नेता चाहता है कि तुम मर जाओ। इसका मतलब है कि तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा। मेरा नाम फ्लोटिंग किल है। मरने के बाद ये कभी मत भूलना कि मैंने ही तुम्हें मारा था। फ्लोटिंग किल के बोलने के बाद उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने एक इमारत का टावर निकाला और हान सेन पर फेंक दिया। वो मीनार 18 मंजिल की थी, सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी, मानो कोई देव मीनार हो। जैसे ही वो उसके हाथों से छूटी, सीधे हान सेन के सिर की ओर बढ़ी। हालांकि हान सेन ने टावर के दमन से बचने के लिए अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन उसने देखा कि टावर उसके ठीक सामने आ रहा है। फ्लोटिंग किल हैरान रह गया। उसका फ्लोटिंग किल एक लक्ष्य पर अटका हुआ था, इसलिए उसे बचकर भागना नहीं चाहिए था। फिर भी हान सेन फ्लोटिंग किल के दबाव से बच निकलने में कामयाब रहा। वो इस बात से हैरान था। लगभग उसी समय ब्रेक वर्ल्ड के 5 जानवर दहाड़े। हवा, आग, गरज और बिजली समेत हर तरह की शक्तियां आसमान और जमीन पर छा गईं। ये सब हान सेन के लिए हो रहा था। ब्रेक वर्ल्ड की शक्तियां बहुत डरावनी थीं। उन्होंने लगभग पूरे पत्थर की घड़ी के क्षेत्र को घेर लिया था। हान सेन की शक्ति अभी भी काम कर रही थी। उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। फ्लोटिंग किल को अचानक झटका लगा। उसके आसपास मौजूद 5 ब्रेक वर्ल्ड जानवरों की ब्रेक वर्ल्ड दर 60% या उससे ज्यादा थी। भले ही वे हान सेन को हरा न पाए, लेकिन उन्हें उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए था। हान सेन का चेहरा देखकर फ्लोटिंग किल को पता चल गया कि उसने बस साधारण तालमेल से ही काम चलाया था। फिर भी वो ब्रेक वर्ल्ड के 5 जानवरों को बांसुरी की तरह बजाने में कामयाब रहा था। फ्लोटिंग किल ने जो कुछ हो रहा था उसे देखते हुए उसने देखा कि हान सेन की गतिशीलता की क्षमताएं बहुत जादुई थीं। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने जो दूरियां तय की थीं, वे कभी भी इतनी ज्यादा नहीं थीं। हर बार जब वह ब्रेक वर्ल्ड के किसी जानवर के हमले से बचता, तो ऐसा लगता था जैसे उसे पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद फ्लोटिंग किल ने समय देखा। उसने आकाश के खजाने वाले टावर का इस्तेमाल किया। टावर बहुत बड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आकाश और जमीन को ढक लिया हो। उसने उस पूरे समय क्षेत्र को घेर लिया जहां वे थे। हान सेन का स्थान सीमित था। अगर वो टावर के दमन से बचना चाहता था, तो उसे जल्दी से दूसरे पत्थर की घड़ी वाले क्षेत्र में पहुंचना होगा। पत्थर की घड़ी हवाई जहाज के प्रोपेलर से भी तेज घूम रही थी। अगर हान सेन वहां गया, तो उसके हजारों साल बर्बाद हो जाएंगे। अगर वो जादू का डटकर सामना कर पाता, तो शायद सब ठीक रहता। लेकिन अगर वो जादू का सामना नहीं कर पाता, तो वो तुरंत बूढ़ा होकर मर जाता। हान सेन को यकीन नहीं था कि उसका शरीर इस बल का सामना कर पाएगा, इसलिए उसने चकमा देना बंद कर दिया और आकाश खजाने के टावर को नीचे आने दिया। चूंकि टावर पूरे इलाके को घेरे हुए था, इसलिए ब्रेक वर्ल्ड के 5 जानवर भी उसके साथ अंदर थे। वे सभी बेहद हैरान थे। वे बेतहाशा इधर उधर उड़ रहे थे, टावर से दूर भागने की बेताबी में। हान सेन को लगा जैसे चारों ओर सब कुछ सुनहरी रोशनी से भर रहा है। उसे और टावर में मौजूद 5 ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को सोना दिखाई दे रहा था। मीनार सोने की थी। देखने में तो सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह मीनार आम मीनारों से अलग थी। आम मीनारों में मंजिलें होती थीं। यह मीनार तो मानो 18 मंजिल की लग रही थी, लेकिन अंदर से कोई मंजिल नहीं थी। नीचे से ऊपर तक पूरा दिखाई दे रहा था। मीनारों की दीवारों पर सुनहरे मंत्र खुदे हुए थे। ऐसा भी लग रहा था मानो छत तक जाने के लिए कई मूर्तियां बनी हो। 5 जानवर और एक आदमी मीनार के अंदर थे। कई सुनहरे मंत्र चमक रहे थे। मीनार बहुत चमकीली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में अनगिनत सूरज चमक रहे हों। यह इतना चमकीला था कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। हान सेन की आंखों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो उस सुनहरी रोशनी में सब कुछ देख पा रहा था। हान सेन को लगा कि सुनहरी रोशनी बस तेज है और असल में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसके शरीर पर जरा भी असर नहीं हुआ था। जब उसने ब्रेक वर्ल्ड के 5 जानवरों को देखा तो वह हैरान रह गया। ब्रेक वर्ल्ड के 5 जानवर अभी अभी टावर में दाखिल हुए थे। वे सभी सदमे में थे, वहां से भागने की बेताब कोशिश में छटपटा रहे थे। सुनहरे मंत्र अचानक एक सुनहरी दिव्य ज्योति के साथ चमक उठे, जिससे उनके शरीर विशाल सोने की मूर्तियों के आकार में जम गए। भागने की अपनी पिछली कोशिश में उनके शरीर जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जल्दी में हों। हान सेन का दिल धड़क उठा।
इन पांचों ब्रेकवर्ल्ड जानवरों की ब्रेकवर्ल्ड दर कम से कम 60% थी। हो सकता है कि वे सबसे ताकतवर न हो, लेकिन वे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवरों में से जरूर होंगे। उस सुनहरी ईश्वरीय ज्योति ने उन पर चमककर उन्हें मूर्तियों में बदल दिया। सुनहरी ईश्वरीय ज्योति बहुत तेज है और वह मुझ पर भी चमकी। फ्लोटिंग किल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे उनके जैसा होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूं। इसका मतलब है कि मेरा शरीर वाकई अलग है। हान सेन जब विचारों में डूबा हुआ था, तभी उसने देखा कि पांचों सोने की मूर्तियां पिघलने लगी। वे जमीन पर खून जैसे सुनहरे तरल पदार्थ के गड्ढे में बदल गईं। ये बहुत बुरी शक्ति है, हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। सुनहरे देव प्रकाश ने सभी प्राणियों को सोने की मूर्तियों में बदल दिया था। फिर उसने सोने की मूर्तियों को खून के पानी के गड्ढे में बदल दिया। ये बहुत बुरी रचना थी। ये किसी को भी जीने नहीं देती थी। टावर के बाहर फ्लोटिंग किल बहुत खुश लग रहा था। उसने अब छोटा हो चुका आकाशीय खजाना टावर अपने हाथों में लेकर उसे उठा लिया। उसने सुनहरी रोशनी से जगमगाते टावर को देखा और मन ही मन कहा, यह आकाशीय किल सचमुच सब कुछ पिघला सकता है। अमर प्राणी भी आकाशीय किल की शक्ति को रोक सकते हैं। हान सेन यहाँ रक्त जल बनने से पहले बस 1-2 दिन ही जीवित रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने स्वामी के लिए एक महान कार्य कर दूंगा। मिस्टर लीडर जीनो हॉल को पलट सकते हैं और देव महल का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तब मुझे एक उच्च स्तरीय सदस्य माना जाएगा। फ्लोटिंग किल बहुत घमंडी लग रहा था, लेकिन उसने चीजों को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह आकाश में तैरते किल के सुनहरे जादू को और तेज करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करता रहा। वह हान सेन को रक्त जल में बदलने की गति तेज करना चाहता था। ब्रेक वर्ल्ड के 5 जानवरों की बात करें तो फ्लोटिंग किल को उनकी कोई परवाह नहीं थी। अगर वह उनके बलिदान से हान सेन को मार पाता तो ये सब उसके लिए सार्थक था। इसके अलावा ये सिर्फ 5 ब्रेक वर्ल्ड जानवर थे। वह ऐसी चीजें आसानी से वापस पा सकता था। किन शियो की विधि से ब्रेक वर्ल्ड जानवर बनाना आसान था। फ्लोटिंग किल 5 ब्रेक वर्ल्ड जानवरों को बचाने की कोशिश में हान सेन के आजाद होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हान सेन वो शख्स था जिसकी किन कसियों को बहुत परवाह थी। फ्लोटिंग किल उसके आड़े आने की हिम्मत नहीं करता था। आमतौर पर जिन जीवों की दुनिया तोड़ने की दर 95% होती थी, वे उसके विनाश के टॉवर के अंदर ही पिघल जाते थे। फ्लोटिंग किल ने ब्रेक वर्ल्ड के और अधिक जानवर पैदा करने के लिए आधे महीने का समय लेने की योजना बनाई थी। साथ ही हान सेन को भी मारने की योजना बनाई थी। वह हान सेन को दूसरा मौका नहीं देने वाला था। अचानक फ्लोटिंग किल ने मुड़कर अपने पास रखी पत्थर की घड़ी को देखा। पत्थर की घड़ी बहुत तेज चल रही थी। वो लगभग पंखे की तरह घूम रही थी। समय कई बार तेजी से आगे बढ़ चुका था। तैरते हुए किल ने सोचा, अगर आसमान में तैरता हुआ किल पत्थर की घड़ी के क्षेत्र में होता तो एक पल 10 महीने के बराबर होता। अगर वह वहां अंदर होता तो जरूर मर चुका होता। उसने आसमान में तैरते हुए किल को बाहर निकालने का फैसला किया। फ्लोटिंग किल के नियंत्रण में आकाश में तैरता हुआ किल निर्दिष्ट क्षेत्र की ओर उड़ गया। वह एक घड़ी की सुई पर उतरा जो पंखे की तरह तेजी से घूम रही थी। आकाश में तैरती हुई मार समय की गति से प्रभावित थी। एक पल कुछ घंटों के बराबर था। अब 5 सोने की मूर्तियां पिघलने लगी थीं। हान सेन ये सब होते हुए देख रहा था। हालांकि उसके शरीर को जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। कुछ ही देर बाद एक सोने की मूर्ति पूरी तरह पिघलकर सुनहरे रक्त जल में बदल गई। हालांकि एक आंसू की बूंद पीछे रह गई। वह ब्रेकवर्ल्ड जीन था। वह पिघला नहीं, वो रक्त जल में ही रह गया। हान सेन ने ब्रेकवर्ल्ड जीन इकट्ठा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बाकी 4 ब्रेकवर्ल्ड जानवर भी जल्द ही पूरी तरह पिघल जाने वाले थे। हालांकि मुझे टावर की ताकत से डर नहीं लगता, फिर भी मैं यहां से कैसे निकलूंगा। हान सेन का शरीर उस क्षण और भी मजबूत हो गया जब उसका सामना किसी भयंकर चीज से हुआ। अब वहां कोई दुश्मन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करके आसमान में तैरते हुए शिकार को कैसे तोड़ दे। हान सेन को आसमान में तैरते हुए शिकार को तोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक और ब्रेक वर्ल्ड जानवर सोने के खून वाला पानी बन गया। उसने ब्रेक वर्ल्ड के सारे जीन अपने अंदर ले लिए। चलो अब कोशिश करते हैं। हान सेन ने ब्रेक वर्ल्ड जीन को एक तरफ रख दिया और चारों ओर देखा। उसे कोई दरवाजा या खिड़की नहीं दिखी। वो एक दीवार के सामने चला गया। हान सेन ने अपना हाथ बढ़ाकर सुनहरी दीवार को छुआ। सुनहरे मंत्र अभी भी एक डरावनी ईश्वरीय ज्योति छोड़ रहे थे, लेकिन हान सेन को कोई ऊर्जा तैरती हुई महसूस नहीं हो रही थी। सुनहरी ईश्वरीय ज्योति साधारण हानि रहित ज्योति छोड़ रही थी। हान सेन ने देखने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। फिर उसने सुनहरी दीवार पर एक मुक्का मारा। तैरते हुए किल ने आकाश में तैरते किल के क्षेत्र की ओर देखा।
समय अविश्वसनीय रूप से तेजी से बीत रहा था। सामान्य समय के 20 मिनट बीत चुके थे। इसे घड़ी के समय के हिसाब से देखें तो 2-3 महीने बीत चुके थे। भले ही हान सेन की दुनिया तोड़ने की दर 99% के विशाल योग पर होती, उसे अब तक परिष्कृत कर लिया जाना चाहिए था, फ्लोटिंग किल ने सोचा। सावधानी बरतने के लिए उसने अभी तक अपने आकाशीय तैरते हुए किल को वापस नहीं लाया। उसने उसे क्षेत्र में ही रहने दिया और समय के विस्थापन के बाद उसे वापस लाने के लिए खुद को तैयार किया। तभी वह आकाशीय तैरते हुए किल को वापस ला सकता था। अचानक आसमान में तैरते हुए मलबे से एक सुनहरी रोशनी निकली। वो हिल रहा था। अगले ही पल आसमान में तैरता हुआ मलबे का पूरा हिस्सा फट गया। वह रेत के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया जो चारों ओर बिखर गए। हान सेन का शरीर उसके अंदर से गिर गया। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने उसे खून के पानी में नहीं बदला था। उसके अंदर बिताए समय में उसके कपड़ों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ब्लर्ग, जब आसमान में तैरता हुआ किल टूटा तो तैरते हुए किल ने भी उसके साथ खून की एक धार उगल दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हान सेन की अक्षत आकृति को अविश्वास से देखा। हान सेन ने अपनी मुट्ठियों को देखा और वहीं जम गया। यह एक बेतरतीब मुक्का था। यह कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थी जो उसने जुटाई थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से ठोस आकाश में तैरता हुआ शिकार अभी भी हवा में धूल से ज्यादा कुछ नहीं था। जब फ्लोटिंग किल ने प्रतिक्रिया दी तो वह तुरंत पलट गया और भाग जाना चाहता था। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उसका दिल और भी ठंडा हो गया था। समय की बदकिस्मती से बड़ा हुआ आसमानी तैरता हुआ किल हान सेन को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। तो फिर ऐसे आदमी का शरीर कितना डरावना हो सकता है। किन शियू के अलावा तैरते हुए किल ने पहले कभी इतना डरावना कोई नहीं देखा था। वो जानता था कि वह हान सेन से नहीं लड़ पाएगा। फ्लोटिंग किल की हिम्मत नहीं हुई कि वह हान सेन से लड़ने के लिए इधर उधर घूमे। वह चाहता था कि काश वह और तेज भाग पाता। फ्लोटिंग किल ने पहले कभी इतना डरावना इंसान नहीं देखा था। चूंकि वो जानता था कि वो हान सेन को हरा नहीं पाएगा, इसलिए फ्लोटिंग किल वहां रुककर उस आदमी से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पत्थर की घड़ी अभी भी घूम रही थी, इसलिए वह भाग नहीं सका। फ्लोटिंग किल भागने की बेताब कोशिश में पत्थर की घड़ी वाले इलाकों के बीच चक्कर लगाता रहा। दुर्भाग्य से हर घड़ी क्षेत्र की गति अलग थी। फ्लोटिंग किल पर हर एक का गहरा असर था। ऐसे समय क्षेत्र में रहना ठीक था जहां समय तेज चलता था, लेकिन जब बात किसी ऐसे समय क्षेत्र की आती जो बहुत धीमा चलता था, तो फ्लोटिंग किल की गति और भी धीमी हो जाती थी। हान सेन ने फ्लोटिंग किल का पीछा बहुत तेज गति से नहीं किया। चाहे वो किसी भी पत्थर की घड़ी वाले इलाके में घुस जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस शरीर पर समय का कोई असर नहीं पड़ता। हान सेन इस नतीजे से बेहद खुश था। वो जल्दी से आगे बढ़ा, फ्लोटिंग किल को पकड़ने की चाह में। जब हान सेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता था, तो उसका शरीर उसके मन की इच्छाओं के अनुरूप नहीं चल पाता था। उसके पास उस गति का अभाव था जो उसे पकड़ने के लिए जरूरी थी। इस शरीर में क्या गड़बड़ है? हान सेन थोड़ा उदास हो गया। फिर भी उसने अपनी खोज जारी रखी। तैरता हुआ किल भागता रहा, लेकिन अचानक रुक गया। आगे 2 जगहें थीं जहां वह जा सकता था। एक जगह की पत्थर की घड़ी प्रकाश की गति से घूम रही थी। दूसरी जगह की पत्थर की घड़ी की सुई मुश्किल से हिल रही थी। फ्लोटिंग किल की उम्र बहुत लंबी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इतनी तेज गति वाले क्षेत्र में जाए। उस गति के कारण उसे 1 सेकंड में ही 10 करोड़ साल का नुकसान हो सकता था। समय की इतनी ताकत के आगे वह भी टिक नहीं पाता। जहां तक दूसरे क्षेत्र की बात है, वहां समय लगभग स्थिर था। अगर वो अंदर जाता तो शायद उसकी गति रुक जाती और वो समय में जम जाता। उसने हान सेन को अपनी ओर आते देखा। हान सेन न ज्यादा तेज था और न ही ज्यादा धीमा, क्योंकि वह सामान्य से ज्यादा तेज नहीं हो सकता था। फ्लोटिंग किल की नजर में हान सेन अब भी एक बहुत ही डरावना आदमी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे से खेल रही हो। अरे कमीने! फ्लोटिंग किल बहुत गुस्से में था। जैसे जैसे हान सेन उसके साथ खेलता रहा, हान सेन के प्रति उसका डर और भी गहरा होता गया। अब उसमें हान सेन से लड़ने या उसे धमकाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। यदि वह जानता कि हान सेन उसे पकड़ नहीं पाएगा, जिसके कारण वह न तो तेज था और न ही धीमा, तो संभवतः उसे बहुत अलग महसूस होता। फ्लोटिंग किल ने दांत पीस लिए। वो पत्थर की घड़ी वाले इलाके की ओर बढ़ रहा था, जो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। उसने कुछ निकाला भी। हान सेन ने तैरते हुए किल को नीली रोशनी के साथ चमकते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे नीला समुद्री पानी उसके शरीर को लपेट रहा हो। फिर वो लगभग स्थिर समय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जिस क्षेत्र में समय रुका हुआ था, वहां उसे हिलना डुलना नहीं चाहिए था। जब फ्लोटिंग किल अंदर गया, तो समय ने उसे नहीं रोका।
वह आगे बढ़ पाया। हालांकि वो बहुत धीमा था। वो रेंगते हुए कछुए से ज्यादा तेज नहीं था। तैरता हुआ किल आगे बढ़ता रहा। उसे राहत महसूस हुई। उसने नीले क्रिस्टल वाले गोले को देखा और उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। सौभाग्य से जब मैं समय आकाश में गया तो मिस्टर लीडर ने मुझे यह अंतरिक्ष दरार गोला दिया। अगर मुझे यह उपहार न मिलता तो आज मैं हान सेन के हाथों मारा जाता। इस गोले की सुरक्षा से मैं समय क्षेत्र में यात्रा कर सकता हूँ। यहाँ तक कि एक बिल्कुल शांत समय क्षेत्र भी मुझे नहीं रोक पाएगा। हान सेन कभी भी मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। फ्लोटिंग किल ने पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन ये सारे चालाक विचार सोच रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो फ्लोटिंग किल का चेहरा बदल गया। उसने देखा कि हान सेन बिना किसी छोटे कण की गति के स्थिर समय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। वो अब भी सामान्य गति से उसकी ओर आ रहा था। तभी उसका चेहरा पीला पड़ गया। हान सेन ने फ्लोटिंग किल को उस शांत जगह की ओर भागते देखा। उसने सोचा, फ्लोटिंग किल जरूर मरना चाहता होगा। अगर वो कहीं और भाग जाता तो शायद मैं उसका पीछा नहीं कर पाता। अब तो वो बिल्कुल मरा हुआ आदमी है। जब वो ये सोच ही रहा था कि हान सेन अंदर आ गया। पहले की तरह ये जगह एक ऐसा क्षेत्र था जहां समय की शक्ति उसके शरीर को बाधित नहीं कर पा रही थी। हान सेन कुछ ही पलों में फ्लोटिंग किल के पीछे था। मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूं। तैरता हुआ किल गुस्से में था। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था क्योंकि उसे शक्ति इकट्ठा करने की जरूरत महसूस हो रही थी। उसने आकाश में तैरता हुआ किल बनाया और हान सेन को दबाने के लिए आगे बढ़ा। उस लगभग शांत क्षेत्र में समय बीतने के कारण उसकी गति बहुत धीमी हो गई थी। यहां तक कि आकाश में तैरता हुआ शिकार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हान सेन पीछे नहीं हटा। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और आसमान में तैरते शिकार की ओर बढ़ा। वेदना। आसमान में तैरता हुआ किल एक ही मौके से फट गया। वो तेजी से पीली धूल से भरे आसमान में बदल गया। मौके के बाद भी हान सेन की मुठियां रुकी नहीं। वो अभी भी आगे बढ़ रही थी, तैरते हुए किल की छाती पर मुक्के मार रही थी। फ्लोटिंग किल के पास वार से बचने का कोई मौका नहीं था। उसने दांत पीसते हुए अपनी सारी शक्ति स्पेस क्रैक ऑर्ब में डाल दी। नीले पानी की छवियां ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। वो स्पेस क्रैक ऑर्ब की शक्ति का इस्तेमाल हान सेन के मुक्के को रोकने के लिए करना चाहता था। जब हान सेन का मुक्का नीले वाटरमार्क पर पड़ा तो नीला वाटरमार्क चकनाचूर हो गया। वो हान सेन की मुठ्ठियों का एक पल भी सामना नहीं कर सका। वो बस पल भर में टूट गया। यहां तक कि फ्लोटिंग किल का स्पेस क्रैक ऑर्ब भी चकनाचूर हो गया। हान सेन की मुठियां अपनी छाती में धंसती देख फ्लोटिंग किल की आंखें चौड़ी हो गईं। वो बहुत हैरान था। आखिर में उसने सोचा, शायद हान सेन मिस्टर लीडर से भी ज्यादा डरावना है। वेदना। उसके विचार समाप्त होने से पहले ही हान सेन की उन्मत्त मुठियों ने फ्लोटिंग किल के शरीर को चीर दिया। वो खूनी धुंध में बदल गया। फ्लोटिंग किल की ब्रेकवॉल दर लगभग अधिकतम हो गई थी, लेकिन वह हान सेन के एक भी घूंसे का विरोध नहीं कर पाया था। हान सेन ने फ्लोटिंग किल की तरफ देखा, जो खूनी धुंध में बदल गया था। उसने खुद से बात करते हुए उस आदमी का मजाक उड़ाया। अगर विरोधी फ्लोटिंग किल जैसे मूर्ख हैं और मुझसे ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा शरीर काफी कारगर है। हान सेन सोच रहा था कि अगर फ्लोटिंग किल को असली स्थिति पता होती, तो वह क्या सोचता। अगर उसने विरोध न किया होता, तो हान सेन उसे नहीं मारता। क्योंकि फ्लोटिंग किल ने हान सेन को रोकने के लिए आकाश में तैरते हुए किल का उपयोग किया था, और उसने अंतरिक्ष दरार ओब की शक्ति का उपयोग किया था। इससे हान सेन के शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। यदि फ्लोटिंग किल ने एक सामान्य व्यक्ति की तरह भागने की कोशिश की होती और वापस नहीं लड़ा होता, तो हान सेन के लिए उसे मारना मुश्किल हो जाता। ये बहुत ही अफसोस की बात थी कि भागने की वजह से ही उसकी मौत हो गई। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? फ्लोटिंग किल कोई ब्रेक वर्ल्ड जानवर नहीं था। उसे मारने से ब्रेक वर्ल्ड जीन नहीं मिलता। उसने चारों ओर देखा। अभी 1 घंटा बाकी था। पत्थर की घड़ियां अभी भी घूम रही थीं। हान सेन के लिए ये सब व्यर्थ था। उसका शरीर समय की शक्ति से नहीं डरता था। समय का आकाश एक विशाल स्थान था, लेकिन अब ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां वह पहुंच न सके। यह अफसोस की बात है कि मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूं कि कौन सी पत्थर की घड़ी आकाश घड़ी है। मुझे अभी भी तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि घूमना बंद न हो जाए। उसके बाद ही मैं उनका परीक्षण कर पाऊंगा। हान सेन ने इस बारे में सोचा, और उसने कहीं जाने का इरादा नहीं किया। वो बस वही समय खत्म होने का इंतजार करने वाला था। कुछ ही देर बाद समय चक्र का 1 घंटा पूरा हो गया। अगले 1 घंटे के दौरान समय आकाश में कोई अजीब बदलाव नहीं दिखा। हान सेन पास की सुई के पास गया और उसे जांचा। एलायंस की घड़ियों में 3 अलग अलग सुइयां होती थीं। घंटे, मिनट और सेकंड के लिए एक सुई होती थी।
टाइम स्काई की घड़ियों में सिर्फ एक सुई होती थी। ये सेकंड या मिनट का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, लेकिन घंटे की सुई का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। सिद्धांततः इसे घंटे की सुई का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, क्योंकि इसके प्रत्येक खंड का मतलब 1 घंटा होता था। इस जगह ये वास्तव में 2 घंटों का प्रतिनिधित्व करती थी। सारी पत्थर की घड़ियां ऐसी ही थीं। अब पत्थर की घड़ियों की सभी सुइयां रुक गई थी और अब नहीं चल रही थी। पत्थर की सुइयां नाजुक नहीं लग रही थी। उनके आकार और डिजाइन में कई प्राकृतिक खामियां थीं। वे काफी चिकनी लग रही थी। वे ज्यादा तकनीक वाली घड़ियों से मेल नहीं खाती थी, लेकिन जब वे आती थी तो एक पुराने जमाने का एहसास होता था। हान सेन ने विशाल पत्थर की सुई को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसे लगा जैसे कोई ठंडी सी चुभन उसे चुभने वाली है। ये ठंडापन सुई के प्राकृतिक तापमान का नतीजा था। अगर यह पहले होता तो हान सेन को इतनी तेज अनुभूति नहीं होती। उसे ऐसी चीज को महसूस करने के लिए डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करना पड़ता। अब उसका शरीर जितना मजबूत था, उसकी संवेदनशीलता उतनी ही कम थी। यह उन लोगों जैसा था जो मुक्काबाजी का अभ्यास करते थे। उनकी मुठियां सख्त और परिपक्व होती थीं। अगर उनकी मुठियां उन चीजों से टकराती जिनका तापमान बदल गया हो या जिनमें प्रतिरोध की कमी हो, तो वे कम संवेदनशील होते। हान सेन का शरीर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी भावनाएं अब भी बहुत संवेदनशील थीं। वे शायद पहले से भी ज्यादा संवेदनशील थीं। बाहरी शक्तियों के लिए वे अब भी बहुत शक्तिशाली थीं। बस एक चीज जिसे वह महसूस नहीं कर पा रहा था, वह थी अपने भीतर की शक्ति। इससे हान सेन बहुत उदास हो गया। उसने सुई पर हाथ रखा। हान सेन ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर की सुई को दक्षिणावर्त घुमाया। हान सेन को प्राचीन शैतान की बताई बातों की सच्चाई पर शक था, लेकिन प्राचीन शैतान ने जो स्पष्टीकरण दिया था वो काफी अच्छा था। बात समझ में आती थी, इसलिए हान सेन ने उस पर विश्वास करने का फैसला किया। प्राचीन शैतान के अनुसार पत्थर की घड़ियां आमतौर पर समय आकाश से जुड़ी होती थी। एक सुई हिलाने से पूरे शरीर पर असर पड़ता था। एक सुई हिलाने का मतलब था समय आकाश की पूरी शासन शक्ति पर असर पड़ना। अगर किनशियू वहां होता भी तो शायद वो कोई धक्का नहीं लगा पाता। आकाश घड़ी टाइम स्काई का सार थी। यही एकमात्र चीज थी जो टाइम स्काई की शासन शक्तियों को बदल सकती थी, इसलिए सिर्फ इसे ही धकेला जा सकता था। बेशक ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि आकाश घड़ी धक्का दिए जाने को तैयार है या नहीं। अगर वह नहीं चाहती थी कि वह उसे धक्का दे, तो वह नहीं हिलेगी। कोई बात नहीं, सब किस्मत पर निर्भर करता है। हान सेन को थोड़ा गुस्सा आया। उसे किस्मत का विचार पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी किस्मत हमेशा से ही खराब रही थी। हान सेन ने सुई को धकेलने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसे जल्द ही एक कच्चा ध्वनि सुनाई दी। विशाल पत्थर की सुई हिल गई। हान सेन उसे काफी देर से धकेल रहा था। आखिरकार समय ने गति पकड़ी। क्या मैं सचमुच इतना भाग्यशाली हूँ? क्या मुझे सचमुच आकाश घड़ी मिल गई? हान सेन बहुत खुश हुआ। उसने थोड़ा और जोर लगाने की कोशिश की। उसने जोर तो नहीं लगाया, पर सुई को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में कामयाब रहा। हाँ, मेरी किस्मत लौट आई है। प्राचीन शैतान, प्राचीन देवी, तुम मेरे साथ आने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और अब मुझे आकाश घड़ी पहले मिल गई। तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। हान सेन इतना उत्साहित था कि वह आकाश पर हंसना चाहता था। वह बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था और आखिरकार उसे जैकपॉट मिल गया था। इतनी खुशी महसूस करने के बाद हान सेन को अचानक बहुत बुरा लगा। हालांकि उसे आकाश घड़ी मिल गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मनाए। आकाश घड़ी समय आकाश की कुंजी है। यह आकाश राजा और अन्य जीवन शक्तियों की तरह ही है। उनकी बुद्धि उच्च होती है। हान सेन ने पत्थर की सुई की ओर देखा। फिर उसने पत्थर की सुई से बात की। आकाश घड़ी, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम खूब हंसोगे। वरना मेरे साथ बुरा व्यवहार करने का गुस्सा मुझ पर मत निकालना। मैं तुम्हारी सुई या तुम्हारी आत्मा तोड़ दूंगा। हान सेन ने कुछ देर तक उसे धमकाने की कोशिश की। वह इतनी देर तक ऐसा करता रहा कि उसे लगा कि उसका मुंह टूट जाएगा। इतने समय बाद भी पत्थर की घड़ी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लगता है जब तक मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तुम्हें पछतावे का मतलब ही नहीं पता चलेगा। जब हान सेन सुई को और आगे बढ़ाने को तैयार हुआ तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा, रुको, क्या प्राचीन शैतान मुझसे झूठ बोल रहा था? अगर सारी पत्थर की घड़ियां धकेल दी जाए तो क्या होगा? यद्यपि उन्होंने सोचा कि ऐसा होने की संभावना कम थी, क्योंकि प्राचीन शैतान ने पत्थर की घड़ी और सुइयों के समय आकाश से जुड़े होने के बारे में सही कहा था। सिद्धांत रूप में उन्हें इसे धक्का देने में सक्षम नहीं होना चाहिए था।
हान सेन को अब भी शक था। उसने इधर उधर देखा। वह दूसरी पत्थर की घड़ी के पास गया, ये देखने के लिए कि क्या दूसरी पत्थर की घड़ी को हिलाया जा सकता है। वह एक पत्थर की घड़ी के पास गया जो एक फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी थी। हान सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पत्थर की सुई पर हाथ रखा। उसने उसे थोड़ा सा धकेला। उस छोटे से धक्के से खंभे जैसी सुई बहुत दूर चली गई। आसपास का पूरा समय तेजी से आगे बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे कुछ देर के लिए चीजें तेजी से आगे बढ़ गईं। हान सेन ने सोचा, हे भगवान, उस प्राचीन शैतान ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इसे कैसे धकेल पाऊंगा। उसने सोचा कि पत्थर की सुई को धकेला नहीं जा सकता था, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। उसके पास इस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हान सेन ने खुद को प्राचीन शैतान की तलाश में बाहर जाने के लिए तैयार किया। अचानक उसे कुछ ही दूरी पर एक रोमांचक आवाज सुनाई दी, आसमान घड़ी, आसमान घड़ी। आखिरकार मुझे आसमान घड़ी मिल ही गई। हान सेन हैरान रह गया। वह देखने गया। उसने देखा कि एक चमकदार आंखों वाला आदमी पत्थर की सुई धकेल रहा है। उस व्यक्ति ने सोचा कि हान सेन को आकाश घड़ी मिल गई है।